तो सबसे पहले हमने अपने डोमेन नेम को चूज़ करना है और उसको डिसाइड करना है कि हमारी डोमेन का नाम क्या होगा। अच्छा, इसमें हम मज़ीद डोमेन नेम्स को 3 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रांड बेस्ड डोमेन नेम, उसके बाद पार्शियल मैच डोमेन नेम एंड देन एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम। एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम को हम ईएमडी कह सकते हैं और पार्शियली मैच डोमेन को हम पीएमडी कह सकते हैं और तीसरी है ब्रांड डोमेन नेम। तो ये होती क्या है और इनमें से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए? देखिए, ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन। लेट्स सपोज आपका कीवर्ड है या आपकी जो निच है वो है फिशिंग रॉड, जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट का नाम रखते हैं bestfishingrod.com, तो ये आपका एग्जैक्ट जो कीवर्ड है वो आपके डोमेन नेम में आ जाएगा। तो ये कहलाता है ईएमडी, एग्जैक्ट मैच डोमेन। और अगर हम पार्शली मैच करते हैं अपने कीवर्ड को, जिस तरीके से द बेस्ट फिशिंग रॉड, द फिशिंग रॉड हट, फिशिंग रॉड हब, या इस तरह का कोई भी आगे पीछे कॉमन सा कोई वर्ड लगा के उसको पार्शली मैच कर देते हैं, तो ये कहलाता है पीएमडी, पार्शली मैच डोमेन नेम। तो इसके बाद ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है जो कि आपका कीवर्ड उसके अंदर यूटिलाइज ना हो रहा हो लेकिन एक जेनेरिक सा नाम हो। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं गूगल। गूगल का जो वर्ड है इसके अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये सर्च इंजन है या किसी एक स्पेसिफिक निच को या किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप फेसबुक देखें तो फेसबुक में भी कहीं नहीं वर्ड लिखा हुआ कि ये सोशल मीडिया है या किसी कोई इस तरह की कोई वेबसाइट है। इसी तरीके से अगर आप अमेजोन देखें, अगर आप एप्पल देखें, तो ये ब्रांड डोमेन नेम की एग्जांपल्स हैं। तो अब आपके सामने 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, ईएमडी, पीएमडी एंड ब्रांड। तो अब इनमें से प्रेफर्ड कौन सी है, आपको कौन सी चूज करनी चाहिए? तो इसमें मेरी पर्सनल फेवरेट पीएमडी है, पार्शली मैच, कि जिसके अंदर आपके कीवर्ड का जिक्र भी आ जाए और वो एग्जैक्टली मैच डोमेन भी ना हो। वाई? क्योंकि ईएमडी के अगेंस्ट गूगल ने कुछ साल पहले एक क्रैकडाउन किया था कि जो वेबसाइट्स ईएमडी को अब्यूज कर रहे हैं, अब्यूज से मुराद ये था उनका कि सिर्फ कीवर्ड डोमेन में आने की वजह से रैंक कर रही हैं जबकि वो डिजर्व नहीं करती रैंकिंग, तो उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन किया था और उन्होंने ईएमडी को इस तरीके से डिस्करेज किया था इन सम वे। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन ऐसे मिसहैप से, ये पोटेंशियल मिसहैप्स हैं, इन पोटेंशियल मिसहैप से बचने के लिए आप सेफ ही स्टार्ट करें और पीएमडी चूज करें तो बेहतर है। और साथ ही अगर आप एक मैक्रो नीच पे जा रहे हैं, ब्रांड वेबसाइट भी स्टार्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। सो पीएमडी की एग्जांपल क्या है? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, फिशिंग रॉड अगर आप कीवर्ड है तो आप फिशिंग रॉड हट लगा सकते हैं या फिशिंग हब लगा सकते हैं या कोई भी इस तरह का जो जेनेरिक सा वर्ड है वो आगे पीछे यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी आप जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी यूज करनी चाहिए, तो इसमें भी बेहतर है कि डॉट कॉम पर ही जाएं। अब अगर ऑफिशियली गूगल से पूछा जाए कि वो किन एक्सटेंशंस को प्रायोरिटाइज करता है, तो गूगल की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि जो आपकी एक्सटेंशन है, मतलब डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट ओ आर जी या इस तरीके की जो एक्सटेंशंस हैं, वो आपकी रैंकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डॉट कॉम ऑलवेज स्लाइटली समहाउ परफॉर्म बेटर देन अदर्स। अब ये इतनी भी ज़्यादा वेटेज आप इसको ना दें कि सर ने कह दिया है डॉट कॉम तो डॉट कॉम के ही पीछे जाएं, लेकिन बेहतर है। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है कि जब कोई बंदा डोमेन पुट करता है आपके सर्च बार में, तो जस्ट आपका डोमेन का नाम लिख के कंट्रोल एंटर प्रेस करे तो डॉट कॉम भी उसके साथ ही लग जाता है। सो डॉट कॉम के इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। अदरवाइज अगर आपकी कोई टेक से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड आप कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो डॉट आईओ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो डॉट एआई यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको क्रिकेट पे वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो डॉट क्रिकेट भी एक्सटेंशन मौजूद है। तो इसी तरह डिफरेंट, मतलब अब तो शायद सैकड़ों एक्सटेंशन मार्केट में आ चुकी हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। सो उस झंझट में जाए बगैर अगर कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़े तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डॉट कॉम के साथ ही जाएं। सो ईएमडी हमने देखा कि चूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, और अगर आपने कोई इवेंट टारगेट करना है, कोई एक स्पेसिफिक जो हैपन होने वाला इवेंट है उसको कवर करने जा रहे हैं, तो देन आप
EMD चूज़ करें, नो वरीज। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म खेलना है, लॉन्ग टर्म काम करना है, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि मैं वेबसाइट रेडी करूं, वहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट हो, फिर मैं उसकी हिस्ट्री बनाऊं और उस हिस्ट्री की बेस पर मैं उस वेबसाइट को फ्लिप करूं, बेच दूं और उससे रेवेन्यू कमाऊं, तो इस मामले में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि PMD ही बेहतर है। अगर आप मज़ीद एक्सपेंशन का सोच रहे हैं कि चले मेरे पास अभी तो लिमिटेड बजट है, लेकिन मैं कल को चाहता हूं कि यार मैं अपनी वेबसाइट को एक्सपैंड कर सकूं, मैं सिर्फ फिशिंग तक या फिशिंग रॉड तक महदूद नहीं रहूँगा, मैं साथ साथ कयाकिंग को भी कवर करना चाहता हूँ, मैं जो दूसरे एक्सेसरीज होती हैं फिशिंग की उनको भी कवर करना चाहता हूँ, तो फिर आप फिशिंग रॉड का वर्ड ही यूज़ ना करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप ब्रांड डोमेन की तरफ भी जा सकते हैं, ताकि आपको कल को अगर आप एक्सपेंशन का सोचते हैं तो डोमेन नेम आपके राह में हर्डल ना क्रिएट करे। और हर्डल क्रिएट ना भी करे, लेकिन डेफिनेटली एक जो वर्ड होता है वो भी आपकी आइडेंटिटी है आपकी वेबसाइट की, तो वो बहुत मैटर करता है, स्पेशली फ्लिप करते हुए, क्योंकि जो बायर होता है वो कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल बंदा होता नहीं है, तो वो इन चीज़ों को देखता है, हालांकि उसको देखना नहीं चाहिए। अच्छा, तो खैर ये बात हो गई EMD, PMD और ब्रांड डोमेन की। तो अब आगे आते हैं कि अब डोमेन लेनी कहाँ से है। तो इसके लिए डिफरेंट आप गूगल करेंगे डोमेन रजिस्ट्रार, डोमेन रजिस्ट्रार या बाय डोमेन आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपके सामने दर्जनों बल्कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों कंपनीज आ जाएंगी जहां से आप डायरेक्टली डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनल रजिस्ट्रार से बाय करने के रिसोर्सेज नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास पेपैल नहीं है या क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है, तो आप लोकली पाकिस्तान की भी किसी कंपनी से डोमेन नेम खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि वो जो कंपनी जहाँ से आप चीज़ बाय करने जा रहे हैं वो इस्टेब्लिश्ड हो। ऐसा ना हो कि वो नई नई वेबसाइट हो और नया बिजनेस हो, वो सस्टेन ना कर सके, कल को बंद हो जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस्टेब्लिश एक वेबसाइट है तो वहाँ पे अगर डोमेन नेम आपकी बंद हो गई ना, या डोमेन नेम आपकी सस्पेंड हो गई, तो आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे होस्टिंग आती है, अगर वो बंद हो जाती है तो हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक डोमेन नेम सस्पेंड हो जाए तो तब बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। सो आपने डोमेन रजिस्ट्रार इन पाकिस्तान या बाय डोमेन इन पाकिस्तान ये कीवर्ड लिखें गूगल में, तो आपके सामने पाकिस्तानी बहुत सारी वेबसाइट्स या डोमेन रजिस्ट्रार आ जाएंगे जहां से आप डोमेन बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एक और मैं साइड टिप दे रहा हूं कि अगर आप .pk डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं, डेफिनेटली जब हम एफिलिएट कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप .pk डोमेन रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसी तरीके से pknic.net.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान में .pk डोमेन रजिस्टर करने के हवाले से, तो वो आप वहाँ से भी डोमेन 2 साल के लिए नॉर्मली रजिस्टर होती है, वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहाँ से भी आपको डेफिनेटली domain.com सस्ती नज़र आए आप वहाँ से बाय कर लें। और इसमें कूपन कोड का भी किरदार मैं आपको बता दूं, आपने किसी भी कंपनी से जब डोमेन नेम खरीदने की ट्राई करनी है तो पहले जाके गूगल में उस कंपनी का नाम और साथ ही कूपन का वर्ड टाइप करके सर्च कर लेना है गूगल में। तो इससे होगा ये कि आपको $1-2 की शायद डिस्काउंट मिल जाए और आपके पैसे बच जाए। थैंक यू। सो हमने डोमेन नेम रजिस्टर कर ली। अब इसके बाद मरहला आता है वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग एक्चुअली होती क्या है? देखें, हमारी वेबसाइट कुछ फाइल्स पर मुश्तमिल होती है। वो फाइल्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर पर पड़ी होती हैं, मौजूद होती हैं, और उस कंप्यूटर का जिसको हम सर्वर बोलते हैं एक एड्रेस होता है। और वो एड्रेस अगर जब तक हम डोमेन के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हमारी डोमेन अगर हम उसको टाइप करेंगे सर्च बार में अपने ब्राउज़र की तो वो कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं करेगी हमें डेटा। तो जब हम अपने डोमेन नेम को ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो जिस आईपी एड्रेस पर, जिस वेब सर्वर पर डेटा पड़ा है, वो फाइल्स पड़ी हैं, उस तक रिक्वेस्ट जाती है और वो उस रिक्वेस्ट को वापस रिस्पॉन्ड करता है और वो डेटा जो रिस्पॉन्स में आया होता है वो हमारे सामने ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है। तो ये इतने पलक झपकने में होता है कि शायद हमें इसका आइडिया नहीं होता कि इस दौरान रिक्वेस्ट गई और वापस आई और ये सारा कुछ DNS भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, ये सारा कुछ परफॉर्म हुआ। तो इसके लिए वेब होस्टिंग एक एसेंशियल पार्ट है हमारे एफिलिएट के ब्लॉग का। सो वेब होस्टिंग हमने बाय कहाँ से करनी है और बाय करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सो अगेन मैं आपको कोई डायरेक्ट कंपनी तो सजेस्ट कर नहीं सकता,
मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप गूगल पे जाएं और बाय वेब होस्टिंग लिखें तो आपके सामने अगेन जिस तरह डोमेन्स के लिए आपके पास सैकड़ों बल्कि हजारों ऑप्शंस होते हैं, इसी तरीके से होस्टिंग के लिए भी आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होंगे। तो आप उनमें से कोई भी होस्टिंग बाय कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग बाय करते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जिस होस्टिंग को आप बाय कर रहे हैं उसके बारे में पहले रिव्यूज़ पढ़ लें कि लोग उस होस्टिंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। क्या उस होस्टिंग का डाउन टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं है कि हमारी वेबसाइट चलते चलते बंद हो जाए, या उसको कोई अटैक्स वगैरह तो नहीं होते, हैकिंग अटैक हो सकते हैं, डीडॉस अटैक हो सकते हैं और डिफरेंट किस्म के अटैक्स होते रहते हैं वेब सर्वर्स पे। तो क्या उस कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो इतनी है कि हमारी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। इसी तरीके से जो एक और मेन एसेंशियल मैं आपको पार्ट बताऊं वो है कि उस वेब होस्टिंग की स्पीड, उस वेब सर्वर की स्पीड, कि अगर हमारी वेबसाइट कोई रिक्वेस्ट करता है, टाइप करता है, या गूगल से हमारी वेबसाइट पे कोई बंदा लैंड करता है तो वो वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लेगी। क्या वो वेब सर्वर की वजह से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेगी। तो अगर वो वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेगी तो ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हर्ट करेगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है, और हमारी रैंकिंग भी इससे इम्पैक्ट होगी। सो वेब होस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बाय करते हुए आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। इसके अलावा इसके अंदर यूज होते हैं कंकरेंट डेटाबेस कनेक्शंस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको हम ज़रा साइड पे रखते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आपने होस्टिंग बाय करने से पहले इसके बारे में भी इंक्वायर ज़रूर करना है उस होस्टिंग कंपनी से कि आप कितने कंकरेंट डेटाबेस कनेक्शंस अलाउ करते हो। तो अगर वो कहता है कि 25 से ज़्यादा अलाउड हैं तो दैट्स फाइन, ये अच्छा साइन है। अगर 25 से कम है, 15 या 10 है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर आपकी वेबसाइट पर जब मल्टीपल यूज़र्स आएंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट वो लोड बर्दाश्त ना कर सके और वो डाउन हो जाए। तो जब वेबसाइट डाउन होती है तो अल्टीमेटली उसकी जो रैंकिंग है वो समटाइम्स हर्ट होती है। खैर, ये अलग से एक डिबेट है, नॉर्मल में बात कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो हर्ट ज़रूर होगी अगर आपकी वेबसाइट बहुत गाय बगाए डाउन रहेगी। तो वेब होस्टिंग बाय करते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके अंदर दो मेन चीज़ें और इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर एक है डिस्क स्पेस और एक है बैंडविड्थ। डिस्क स्पेस, जिस तरह हम फाइल्स अपने कंप्यूटर में रखते हैं, किसी फोल्डर में रखते हैं, किसी ड्राइव में रखते हैं, तो एक टाइम आता है कि ड्राइव की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है और उसके बाद हम वो फाइल्स अपने कंप्यूटर में या उस ड्राइव में नहीं रख पाते। सेम इज द केस विद वेब होस्टिंग। तो आपको वो वेब होस्टिंग चूज करनी है जिसकी डिस्क स्पेस भी अच्छी खासी हो, मतलब 5-10 GB से ज़्यादा हो तो दैट्स फाइन। इतना ही, अगर अफिलिएट ब्लॉग इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता, आपके इमेजेस होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, और अगर हम वर्डप्रेस यूज़ करें तो वर्डप्रेस की कुछ फाइल्स होंगी, तो ये इतना ज़्यादा होपफुली लोड नहीं डालेंगी। तो सेकंड चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक्चुअली होती क्या है? बैंडविड्थ, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट का डेटा, उसका डोमेन नेम टाइप करके, तो वहाँ से कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो डाउनलोड होते हैं हमारे लोकल कंप्यूटर पे। वो इमेज हो सकती हैं, वो CSS फाइल्स, वो स्टैटिक फाइल्स हो सकती हैं, तो वो बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रही होती है। तो नॉर्मली जो वेब होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ अलाउ करती हैं, तो उसके बारे में भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमें लिमिटेड बैंडविड्थ भी अलाउ करें तो हम इसके साथ साथ CDN यूज़ करेंगे। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम एक फ्री वाला CDN यूज़ करेंगे जो कि हमारे एक एज अ DNS भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे और हमारा एज अ CDN भी यूज़ हो रहा होगा और वो बिल्कुल फ्री है। तो हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि डोमेन नेम एक्चुअली प्रैक्टिकली रजिस्टर किस तरह करना है, उसके बाद होस्टिंग कैसे रजिस्टर करनी है और कौन सी होस्टिंग लेनी है, किस कैपेसिटी की होस्टिंग हमें काफ़ी होगी, और उसके साथ साथ हमने जो CDN है उसको भी कन्फिगर करना है ताकि हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो भी ऑप्टिमाइज हो और हमारा जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन जो यूज़र की है वहाँ से सर्व हो। और इसके और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, वो हम आगे चल के देखते हैं। तो चलते हैं डोमेन, होस्टिंग और CDN की कन्फिग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिकल की तरफ। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डोमेन को रजिस्टर किस तरह करना है, होस्टिंग को कहाँ से बाय करना है, और देन डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट किस तरह करना है।
इसमें डीएनएस का क्या रोल होता है, सीडीएन किस तरह डिप्लॉय करना है, और फ्री सीडीएन के मज़े किस तरह लेने हैं। सो लेट्स मूव। अच्छा, सबसे पहले आते हैं डोमेन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। डोमेन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। आप अगेन मैं बता देता हूँ कि गूगल पे जाएंगे, बाय डोमेन लिखेंगे और आपके सामने लातादाद जो कंपनीज हैं वो अपेयर हो जाएंगी। तो इसमें मैं कुछ अपनी पर्सनल आपको सजेशंस बता सकता हूँ, पर्सनल फेवरेट्स बता सकता हूँ जो मैंने ट्राई कर चुका हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आपने एग्जैक्टली वहीं से लेनी है, आप कहीं से भी डोमेन या होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो नेमचीप एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि बजटेड है और अच्छी रीजनेबल कंपनी है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेमसीलो एक डोमेन रजिस्ट्रार है। इस पे ये होता है कि अगर आपको बल्क में डोमेन लेनी है तो एक स्पेसिफिक डोमेन के बाद आपका जो डिस्काउंट है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसी तरीके से गोडैडी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आपने 1 ईयर के लिए डोमेन लेनी है और 1 ईयर के लिए ही यूज़ करनी है, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि 1 ईयर के लिए यूज़ करें, तो देन आप गोडैडी पे जा सकते हैं अगर 1 ईयर लेनी हो। इसी तरीके से होस्टिंग की हम बात करते हैं और देन हम पाकिस्तानी कुछ कंपनीज की बात करते हैं जो मेरी पर्सनल टेस्टेड है। उसमें मिडल होस्ट और इसी तरह सिंबल होस्ट, ये मेरी पर्सनल समझ लें कि टेस्टेड है। इनके अलावा आपको जो भी बेहतर कंपनी लगती है आप ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर मुज़ायका नहीं है कि आप कोई भी कंपनी यूज़ करें। तो मैं अभी नेम चीप पे ही जाता हूँ। मैंने गूगल पे नेम चीप लिखा। अच्छा, यहाँ पे पहले नंबर पर ही ऐड अपेयर हो रहा है, उसके अंदर आप देखें get.com फॉर जस्ट 0.98। अच्छा, नीचे ही एक प्रोमो कोड जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि कूपन कोड होते हैं तकरीबन हर कंपनी के, आपने वो ट्राई ज़रूर करने हैं। सो मैं यहाँ पे ही क्लिक करता हूँ और अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे $0.98 में डोमेन मिल जाती है तो इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर कोई ना कोई कैच होगा। खैर, हम अभी लाइव ही हैं, देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने किस तरह यूटिलाइज करना है। खैर, मैं यहाँ पे डोमेन रजिस्टर करने लगता हूँ। कोई भी मैं डोमेन कर लेता हूँ। dgfishing.com में देख लेता हूँ कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, नीचे मुझे सजेशन में आ जाएगी, तो पता चला जी ये अवेलेबल है, तभी ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन रजिस्ट्रेशन उसने ऑटोमेटिकली 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट की हुई है। मैं यहाँ से 1 ईयर कर दूंगा। अगर मैं अच्छा 1 ईयर के लिए देखें कि उसके बाद आपको जो डिस्काउंट वो कह रहे थे वो अवेलेबल है या नहीं है। अभी मैं प्रोमो कोड अप्लाई करके इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि आपको लॉगिन होना ज़रूरी है टेस्ट करने ये अप्लाई करने से पहले। सो ऑटो रिन्यू ये मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि हर साल जब भी डोमेन एक्सपायर होने लगे तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, ऑटोमेटिकली दोबारा बहाल हो जाए। तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको टिक कर सकते हैं। इसी तरीके से डोमेन प्राइवेसी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपने रजिस्टर करते वक्त सबमिट की थी डोमेन के, वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, तो आप डोमेन प्राइवेसी को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड है। ये फ्री फॉर एवर है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम डीएनएस की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिसेबल ही रखेंगे क्योंकि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। खैर, बाकी चीज़ों को हम फ़िलहाल के लिए नहीं छेड़ते, लेकिन हम वेब होस्टिंग भी आप अटैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि $3.88 पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग मिलेगी। और ये भी आगे जब हम चेकआउट पेज पे जाएंगे तो ये चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि डोमेन ये जो होस्टिंग कंपनीज हैं ये आपको 12 मंथ या 36 मंथ या इवन 48 मंथ की जो रेट होता है वो डिस्काउंट की सूरत में यहाँ पे शो करवाते हैं। जबकि अगर आप 12 मंथ की करेंगे तो चार्जेस और बढ़ जाएंगे, अगर 1 मंथ के लिए आप रजिस्टर करेंगे तो चार्जेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। सो इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा अरसे के लिए आप होस्टिंग रजिस्टर करते हैं उतना ही आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मैं अभी वेब होस्टिंग कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपली कंफर्म ऑर्डर पे जाता हूँ। यहाँ से मुझे वो साइन अप करवाएगा कि आप यहाँ पे अकाउंट साइन अप करें। सो मैं यहाँ पे अकाउंट साइन अप करता हूँ और पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड ज़रूरी है कि इसके अंदर कोशिश किया करें कि
नंबर भी हो, कैपिटल भी हो, लोअर केस आपके टेक्स्ट भी हो, और स्पेशल कोई करैक्टर आप पुट कर सके तो वो भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ और अपना ईमेल पुट करता हूँ और क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। सो ये मेरा अकाउंट बना के दे देगा, और अकाउंट बनाने के बाद ही मैं इस काबिल होऊंगा कि जो डोमेन मैं रजिस्टर करने लगा था उस पे मैं कूपन कोड अप्लाई कर सकूं। अच्छा, मज़ीद मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, जॉब टाइटल क्या है, एड्रेस आप दे दें जो आपका एक्चुअल एड्रेस है। इस ये सेफ होता है, इसमें कोई आपको परेशानी का सामना आई होप के नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जिप कोड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है एक्चुअल वो आप दे सकते हैं, और यहाँ से आप पाकिस्तान का नंबर सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर पुट करेंगे और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो ये आपको अगेन उसी चेकआउट पेज पे ले आया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एसोसिएट टू दिस डोमेन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ कर रहा है। अभी हम मज़ीद कंटिन्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे आके वो हमसे जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो पुट करवा रहा है। इस तरीके से आपने बस सिंपली आपने यहाँ पे कार्ड पुट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना, आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी। और अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है तो वो भी यहाँ पे इसी तरीके से ही बाय हो जाएगी। अभी मैं कुछ पाकिस्तानी कंपनी का जिक्र किया था तो मैं वहाँ पे ट्राई करता हूँ। मिडल होस्ट .com का मैंने जिक्र किया, मैं क्लाइंट लॉगिन पे जाता हूँ, क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। सो सेम वही तरीका है जैसे आपने नेम चीप पे या किसी और कंपनी की वेबसाइट पे साइन अप करते हुए तरीका अपनाया था, यहाँ पे भी आपने उसी को फॉलो करना है। सो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर पुट करना है, उसके बाद आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो इनेबल कर सकते हैं, वरना आपने कैप्चा सॉल्व करना है। सो कैप्चा है कि जो कंटेनिंग अ ट्रक सेलेक्ट कर लें। सो कैप्चा सॉल्व करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपने डोमेन रजिस्टर करनी है तो आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग या शेयर्ड होस्टिंग, कोई भी आप होस्टिंग यूज़ करना चाहें तो मैं क्लाउड होस्टिंग, जो कि एक्चुअली शेयर्ड होस्टिंग ही है, यहाँ पे जाता हूँ और मैं जो बेसिक पैकेज है उसको ऑर्डर करने की ट्राई करता हूँ। सो $25 पर ईयर है, तकरीबन 12 मंथ्स की मुझे प्राइसिंग मिली है यहाँ पे। और डोमेन मैं अपनी मर्ज़ी की ढूंढ लेता हूँ और ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे अवेलेबल है। अब अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $10.95 की है, वहाँ पे हमें तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग डॉलर की मिल रही थी। तो तकरीबन यहाँ पे $1 जो है ना हमें महंगा पड़ रहा है। तो अगर हमें $1 बचाना है तो हम वहाँ से जाके ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ भी प्रमोशनल कोड है, अगर आपके पास प्रमोशनल कोड है इस वेबसाइट का तो आप वो भी कोड कर सकते हैं। सो कंटिन्यू पे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई वांट सेट नेम सर्वर। इस बात को बड़े ध्यान से गौर से आपने देखना है। नेम सर्वर डीएनएस, डोमेन नेम जो सर्वर्स होते हैं वो एक्चुअली सिस्टम क्या होता है। जो डीएनएस है ना, वो समझ लें कि एक आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप लाइब्रेरियन को कहते हैं कि यार फ़लाँ बुक कहाँ पड़ी है। वो लाइब्रेरियन आपको गाइड कर देता है कि ये वाली बुक फ़लाँ शेल्फ में पड़ी है और फ़लाँ नंबर पर मौजूद है। तो जो डीएनएस है वो एक्चुअली एक लाइब्रेरियन है, क्योंकि जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम कन्वर्ट होता है, डीएनएस उसको कन्वर्ट करता है उस आईपी एड्रेस तक जो आईपी एड्रेस किसी मशीन का है। वो वेब होस्टिंग सर्वर हो सकता है या किसी भी मशीन का वो एड्रेस हो सकता है। जो भी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। सो उस आईपी एड्रेस तक उस आईपी एड्रेस तक ट्रांसलेशन में डोमेन नेम की हेल्प करता है डीएनएस। सो डीएनएस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी डोमेन
और होस्टिंग को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है। अदरवाइज लोगों को, इंटरनेट यूजर्स को आईपी एड्रेस याद रखने पड़ते इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम्स। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम आई वांट टू यूज़ माय ओन नेम सर्वर ये पुट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हमारे पास है नहीं, तो मैं अभी यूज़ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर रख देता हूँ। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। अब यहाँ पे मज़ीद कन्फिग्रेशन मेरे सामने है, मैं कुछ कन्फिग्रेशन को ऐड नहीं करता और मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास चेकआउट पेज आ गया जिसमें मेरे सामने ऑर्डर समरी शो हो रही है और साथ ही मेरे पास पेमेंट ऑप्शंस हैं। पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उनको सेलेक्ट करते हुए आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि आप लोकल करेंसी में उनको पे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेमेंट मेथड्स हैं जैज़ कैश, ईजी पैसा, दूसरे जो मोबाइल वैलेट हैं, इसी तरीके से बैंक ट्रांसफ़र हो गए, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इंटरनेशनल डोमेन या इंटरनेशनल होस्टिंग कंपनीज़ ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास पेपैल या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिस पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल हो, वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूँ, जैज़ कैश से पे कर सकता हूँ, या मैं इजी पैसा से भी पे कर सकता हूँ। सो मैं जैज़ कैश का ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे ये डिटेल है और यहाँ से मैं चेकआउट पर क्लिक करता हूँ। अब जैज़ कैश की जो मैनुअल पेमेंट है वो वेरीफाई होगी, खैर ये अलग से एक मरहला है। पेमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम वो हमारा जो अकाउंट है एक्टिवेट कर देंगे और इस तरीके से हमारी जो डोमेन और होस्टिंग के बाइंग प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हम एक और स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है CDN रजिस्ट्रेशन एंड कन्फिग्रेशन। सो CDN के लिए एक फ्री CDN हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर पर हम जाएंगे, cloudflare.com पर, और यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे बाकी वेबसाइट्स पर हम साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हमने इस वेबसाइट पर साइन अप करना है। ईमेल देंगे और यहाँ पे पासवर्ड पुट करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लाउडफ्लेयर की जो एक वेलकम पेज है, डैशबोर्ड है, वो मेरे सामने अपेयर हो गया। सो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो ऐड साइट का एक बटन मौजूद है, आप यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर में ऐड करना है। मैं यहाँ पे जो अभी मैंने डोमेन रजिस्टर की थी उसको पुट करूँगा। अच्छा, समटाइम्स आपको ये भी प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि जब आप यहाँ पे डोमेन पुट करेंगे तो वो आपको कहे कि डोमेन अभी रजिस्टर नहीं हुई। तो इस काम के लिए आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर की थी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा टाइम ले, जो कि प्रोपेगेशन टाइम होता है। सो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे आपको डोमेन नॉर्मली ऐसे शो कराएगा कि रजिस्टर्ड नहीं हुई। खैर हम ट्राई करते हैं, ऐड साइट पे क्लिक करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट आ गया है कि प्लान सेलेक्ट करें। यहाँ पे कुछ पेड प्लान्स हैं क्लाउडफ्लेयर के, लेकिन हमने फ्री प्लान के साथ जाना है और यहाँ पे मैं फ्री $0 पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू DNS रिकॉर्ड्स। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अगेन मरहला है। अगर आपको सही से आपने DNS सेट ना किए तो आपकी वेबसाइट ओपन हो सकता है कि ओपन ना हो या कोई और मसला भी पेश आ जाए और पब्लिकली एक्सेसिबल ना रहे। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये तमाम जो रिकॉर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ पे आप देख लें DNS मैनेजमेंट फॉर digifishing.com, यहाँ पे टाइप, नेम, कंटेंट, प्रॉक्सी स्टेटस, TTL एंड एक्शंस। तो आपने इन तमाम जो आपके रिकॉर्ड्स हैं आपने इनको एक एक करके सबको डिलीट कर देना है। मैं वापस जाता हूँ अपने ईमेल पे, जो हमने डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर की थी उसकी वेलकम ईमेल आई होप कि हमें रिसीव हो गई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे होस्टिंग की तरफ से एक ईमेल मिली कि न्यू होस्टिंग अकाउंट क्रिएटेड। तो न्यू होस्टिंग अकाउंट डिटेल में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने सर्वर इन्फॉर्मेशन कि जहाँ पे मुझे होस्टिंग दी गई है उसका इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ ही जो सर्वर का IP एड्रेस है वो दिया गया है। यहाँ से मैं सर्वर का जो IP एड्रेस है वो कॉपी करूँगा और मैं दोबारा DNS रिकॉर्ड्स में पहुँच जाऊँगा। मैंने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, टाइप A ही रखना है, नेम आपने यहाँ पे @ टाइप करना है,
@for_all और IPv4 एड्रेस में आपने वो जो IP एड्रेस अभी हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रॉक्सी स्टेटस प्रॉक्सीड ही रखना है ताकि हमारी जो एक्चुअल सर्वर की इंफॉर्मेशन है वो हाइड रहे। सो आपने इसको सेव कर देना है। एक और दफ़ा ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है सी नेम, यहाँ पे आपने लिखना है www और यहाँ पे आपने डोमेन का नाम टाइप कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। सिर्फ अगर ये 2 रिकॉर्ड्स आप ऐड करेंगे और बाकी DNS रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे तो आई होप कि जो आपके सर्वर की एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लाइक ये IP एड्रेस जो आपके सर्वर का है, वो एक्सपोज नहीं होगा पब्लिकली और ये आपको बहुत सारे थ्रेट से बचाने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे डोमेन मैंने अपने जो IP एड्रेस है उसको ऐड कर दिया, DNS रिकॉर्ड ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और अहम जो इम्पॉर्टेंट मरहला है वो आता है रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर्स। अभी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो नेम सर्वर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी होस्टिंग कंपनी ने पॉपुलेट कर दिए, जबकि इनको रिप्लेस करना है क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स के साथ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस अपनी होस्टिंग के जो पैनल है वहाँ पे जाता हूँ और डोमेन पर क्लिक करता हूँ। डोमेन पैनल में जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि नेम सर्वर्स कहाँ पे है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन आपके डोमेन रजिस्ट्रार के एंड पे एंटर होगी, होस्टिंग एंड पे एंटर नहीं होगी। ये बात याद रखनी है आपने। तो हो सकता है कि आपने डोमेन एक जगह से ली हो, होस्टिंग किसी और जगह से ली हो, तो आपने जो क्लाउडफ्लेयर का DNS है उसकी सेटिंग आपने डोमेन रजिस्ट्रार में जाके करनी है और वो किसी नाम से भी हो सकती है। नॉर्मली आपने जो वर्ड है वो याद रखना है नेम सर्वर्स। मैं नेम सर्वर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, सेकंड नेम सर्वर कॉपी करता हूँ और इसको भी नेम सर्वर 2 में पेस्ट कर देता हूँ। नीचे वाले जो दोनों नेम सर्वर्स हैं मैं उनको रिमूव कर देता हूँ और साथ ही मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। इट में टेक फ्रॉम 1 मिनट टू 24 आवर्स कि आपकी जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हों वर्ल्ड वाइड वेब पर। इसको प्रोपेगेशन टाइम कहते हैं कि आपका प्रोपेगेशन टाइम जो होता है वो 1 मिनट से लेकर तकरीबन 24 आवर्स और समटाइम्स 48 आवर्स भी ले सकता है कि वो इंटरनेट पर प्रोपेगेट हो सके। डोमेन में रजिस्टर हो गई, होस्टिंग भी रजिस्टर हो गई, क्लाउडफ्लेयर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया और उसके जो नेम सर्वर्स थे वो हमने डोमेन पैनल में जाके नेम सर्वर वाले ऑप्शन में ऐड कर दिए। तो ये सिंपल सा जो एक डोमेन होस्टिंग का सेटअप है विद प्रॉक्सी सर्वर और CDN ऑफ क्लाउडफ्लेयर वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके अंदर क्लाउडफ्लेयर के अंदर थोड़ी सी कुछ और भी चेंजेस या कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप कह सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, वो भी आप कर लें तो अच्छा ही होगा। मैं यहाँ पे अगेन ओवरव्यू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ सिक्योरिटी पे। यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो शो हो रहे होंगे और मैं स्पीड पे जाता हूँ। स्पीड में आप फायरवॉल के रूल्स सेट कर सकते हैं, कस्टम सपोर्ट सेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, कुछ तो जो ऑप्शंस है ना फाइल ऑप्टिमाइजेशन के, जिस तरह फाइल साइज ऑप्टिमाइजेशन है, वो प्रो पैकेज पे अवेलेबल होंगे, फ्री पैकेज पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक है ऑटो मिनीफाई, आप इसको तीनों को आप सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, CSS की फाइल्स हैं और HTML का जो कोड है वो मिनीफाई हो जाए, वो कंप्रेस होके मिनिमम से मिनिमम हो जाए। आपने बस बाकी मोस्टली जो है वो अब प्रो के लिए ही अवेलेबल है। इसमें एक रॉकेट लोडर है, इसको भी आपने इनेबल कर देना है। ये आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की उस पर समहाउ पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। कैशिंग पे जाते हैं। कैशिंग को कोई कॉन्फ़िगर करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। कैशिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट ब्राउज़र्स पर कितने टाइम के लिए सेव हो जाए, जो उसके स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं जिसके अंदर CSS फाइल्स होती हैं, CSS, JS, HTML जो फाइल्स होती हैं, इनसे मिलके आपका वेब पेज बनता है। ये भी आप बात याद रखिएगा। ये वाली जो फाइल्स होती हैं, इमेजेस फाइल्स होती हैं,
वो ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं। सो अगर आपका जो वेबसाइट का विजिटर है वो आपकी वेबसाइट को अगेन सेकंड टाइम विजिट करता है तो उसकी जो लोडिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो स्टैटिक रिसोर्स था वहाँ पे, जो फाइल्स पड़ी थी, जो इमेज फाइल्स पड़ी थी, वो उसके लोकल कंप्यूटर से ही सर्व होती हैं इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग फ्रॉम द सर्वर। सो इसका ये फ़ायदा होता है। सो ब्राउज़र कैशे टीटीएल कि कितने टाइम के बाद जो ब्राउज़र के अंदर सेव होने वाला वो स्टैटिक डेटा है वो डिलीट हो सके, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपकी एफिलिएट साइट है फिर तो आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा रख सकते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जल्दी से जो कैशे है वो डिलीट हो। आप तो चाहेंगे कि ज़्यादा अरसा उसकी लोकल कैशे से ही चीज़ें सर्व होती रहें। सो इसको आप नॉर्मली 4 आवर्स हैं तो 4 आवर्स ही रहने दें, या अगर आपके जो रिक्वायरमेंट के लिहाज से अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्रॉलर हिंट्स इसको भी इनेबल कर दें, ये एक बीटा वर्जन है, इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। खैर ये बेसिक कुछ चीज़ें थी, आपने इन दो ऑप्शंस को यहाँ से ऑप्टिमाइज़ किया क्लाउडफ्लेयर के अंदर। बस यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का जो काम है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होती है और डोमेन और होस्टिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई, कनेक्ट भी हो गई। अभी अगर हम वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें तो हम अभी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो होस्टिंग अकाउंट इज़ रेडी। सो हमारी वेब होस्टिंग का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है वही अपेयर हो रहा है, तो इट मीन्स कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सक्सेसफुल रही है, उसके अंदर कोई एरर नहीं आया। अगर एरर होता तो ये वाला पेज या यहाँ पे कोई भी पेज ओपन ना होता। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो परेशान होने की बात नहीं है, इसी लेक्चर को 2-3 बार देखेंगे तो सारी कुछ अगेन आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग का मॉड्यूल। अगर आप बाकी तमाम एफिलिएट मार्केटिंग की चीज़ें साइड पे भी रख दें और सिर्फ कंटेंट राइटिंग को एज अ स्किल लर्न करें तो सिर्फ ये एक स्किल ही आपको लाखों रुपए पर मंथ देने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ये मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत इन डिमांड है मार्केट के अंदर। आपने करना क्या है, सिर्फ कंटेंट राइटिंग को अच्छी तरीके से लर्न करना है और अपनी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं और साथ ही जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको फुली यूटिलाइज करना है और उनको बरूकार लाना है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है? कंटेंट अफिलिएट मार्केटिंग के मामले में कंटेंट एक ऐसी गाइड होगी, एक ऐसी रिसर्च गाइड होगी जो कि आपके पोटेंशियल बायर को इस बात पे कन्विंस करेगी कि वो जो चीज़ सर्च कर रहा है और जिन डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो कंफ्यूज है उनमें से बेस्ट चीज़ कौन सी है। सो देखा जाए तो ये एक लिहाज से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब भी है, क्योंकि कंटेंट राइटर के ही लिखे हुए कंटेंट से जो बायर है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, मुझे किस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए और किस प्रोडक्ट से इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरीके से कंटेंट राइटर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, गूगल जैसा सर्च इंजन भी कंटेंट राइटर के लिखे हुए कंटेंट की बेस पर किसी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करता है या उसको डाउन करता है, और उसी बेस पर वो लोगों को रिकमेंड करता है कि ये वाली वेबसाइट आपके लिए बेहतर है, आप जो चीज़ सर्च करने जा रहे हो या आपकी जो इंटेंट है उसका जवाब इस वेबसाइट में मौजूद है। सो कंटेंट राइटिंग मैं नहीं कहूँगा कि कोई आसान चीज़ है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आप जो गाइड लिख रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है उस पर इफ़ेक्ट कर रही होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूँ कि एक आदमी सर्च कर रहा है कि बेस्ट फिशिंग रॉड कौन सा है, और वो आपके ही दिए गए कंटेंट की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए वो चीज़ बाय कर लेता है। अब आपने डेफिनेटली सही तरीके से उसको चीज़ सजेस्ट नहीं की थी, ये तमाम फीचर्स को आपने रिव्यू नहीं किया था, ये अच्छी बाइंग गाइड आपने नहीं लिखी थी, तो इससे जो उसकी बाइंग का सारा जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है और उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी कंप्रोमाइज़्ड हो सकता है। सो कंटेंट राइटर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए। इसके अंदर अगेन प्री रिक्विजिट क्या हो सकती हैं? इसके अंदर 2 प्री रिक्विजिट हैं कि एक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो राइटिंग स्किल है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली कंटेंट राइट कर रहे होंगे तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उस पे आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए।
और साथ ही आपकी जो रिसर्च करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब तक एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है, लेकिन एक कंटेंट राइटर जो अच्छा रिसर्चर ना हो वो एक अच्छा कंटेंट राइटर नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो हम अपने इस कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में दो किस्म की कंटेंट राइटिंग को सिर्फ देखेंगे, जिसके अंदर एक तो है कि रिव्यू बेस्ड आर्टिकल राइटिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, फिर उनको किन फीचर्स की बेस पर उनका कंपैरिजन करना है, फिर उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है ये कैसे डिक्लेयर कर देना है, उसकी प्राइसिंग कैसे देखनी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स कैसे देखने हैं, उसको आपस में कंपेयर किस तरह करना है, फिर उसकी बाइंग गाइड किन किन फीचर्स की बेस पर हमने उनको कंपेयर किया। ये सारा कुछ एक अच्छे वेल मैनेज्ड और एक बेहतर यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र तक पहुंचाना है, ताकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो। और अल्टीमेटली जब मैंने पहले बताया था कि जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा यूज़र आपकी वेबसाइट पर आते हुए एक अच्छा इमेज लेके जाएगा आपकी वेबसाइट के बारे में, तो सर्च इंजन्स गूगल उतना ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। सो जो यूज़र एक्सपीरियंस है ये डायरेक्टली एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। ये जितना बेहतर होगा उतना ही गूगल आपकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करेगा। सो अब डेफिनेटली हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस को हम मैयर कैसे करते हैं, या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिनसे हम ये इंश्योर कर सकेंगे जो यूज़र हमारी वेबसाइट पर लैंड कर रहा है वो एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस लेकर वापस जाए। अच्छा, तो हम बात करते हैं एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की, जिसको हम रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग कह सकते हैं, और साथ ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट की, जिसके अंदर आप हाउ टू गाइड्स हो सकती हैं। अगेन हम जैसे फिशिंग रॉड की बात करें, हाउ टू यूज़ फिशिंग रॉड, ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है। और टॉप 10 या बेस्ट फिशिंग रॉड्स 2023 या 2024 जो भी आगे ईयर आप साथ लगा लें, ये भी एक कमर्शियल या एफिलिएट कंटेंट की एक एग्जांपल हो सकती है। सो हम दो किस्म के कंटेंट को यहाँ पर एनालाइज कर रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग की, कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे मैंने पहले बताया, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपसे कंटेंट राइट करवा रहा है, लेट्स सपोज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो वो बंदा अगर आपसे कंटेंट राइट करवा रहा है तो उसका बहुत कुछ पैसा, एनर्जी, टाइम वो स्टेक पे है, और वो आपके ही बलबूते पर वो सारा कुछ ये रिस्क लेने जा रहा है। अगर आपने अच्छा कंटेंट उसको राइट करके ना दिया तो वो वेबसाइट डेफिनेटली आपको कंटेंट राइटिंग के वो पे करेगा, देन वो कंटेंट देन वो वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट कराने के पे करेगा, फिर वीए हायर करेगा, फिर अगेन वो वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उसके अंदर ही उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, और साथ साथ इन सब चीज़ों से बढ़ के वो वेट करेगा, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी उसको सक्सेस ना मिली आपके कंटेंट की वजह से, तो ये शायद एक अच्छी चीज़ हमारे लिए ना हो, और हम अपने आप को शायद इस चीज़ के लिए अच्छा फील अपने अंदर ना करें। तो अगेन अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज और साथ ही रिसर्च स्किल्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर कंटेंट राइटिंग आपको बोर करती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंटेंट राइटिंग बिल्कुल ना करें। और अगर शुरू में बोर करती है, अगर आप ये समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो देन यस आप ट्राई कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, देन साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप कि अगर आपकी कमिटमेंट, अगर आपका हार्ड वर्क और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इसके अंदर शामिल रही, तो आप ज़रूर सीख लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग होती है उसके अंदर चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। देखें, जब हम प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, और हमने बाय करने से लेकर उसको कई दफ़ा यूज़ करने के बाद तक का जो सारा जर्नी है वो हमने एक्चुअली एक्सप्लेन करना होता है अपने कंटेंट के अंदर। सो अल्टीमेटली हम ये शो कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ ये रहा, और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो हमारे एक्सपीरियंस से आपको ये फ़ायदा या ये नुकसान या ये लर्निंग
हो सकती है। तो इस बात का पहले ख्याल रखें कि जो भी रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये बाकी कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसके अंदर आप अपने आप का जिक्र कर रहे होते हैं, इसमें आप एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो हम अब देख लेते हैं कि एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो सबसे पहले तो हमने डेफिनेटली टाइटल अपना लिखना होता है, तो उसके अंदर हमने अपना मेन जो कीवर्ड है वो इंक्लूड करना है, मेक श्योर करना है। इसका प्रैक्टिकली आगे हम ऑन पेज एसईओ के अंदर जाके ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके आर्टिकल के टाइटल के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड होगा, और साथ ही अगर आप ईयर और साथ मंथ भी ऐड कर लें तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने जो फेलो कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट हमने कीवर्ड रिसर्च में पढ़ा था उसको भी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और उन कीवर्ड्स को भी हम अ, अपने कंटेंट के अंदर नेचुरली एडजस्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कीवर्ड को यूटिलाइज करने के चक्कर में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे और हम यूज़र को बताएंगे कि हम इतनी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर चुके हैं और आपके लिए हम इस ब्रांड की इन प्रोडक्ट्स को इन बेसिस पर, लेट्स सपोज अगर हम एक नाइफ को लेट्स सपोज रिव्यू कर रहे हैं तो नाइफ को किन फीचर्स की बुनियाद पे करेंगे कि भाई उसका वो शार्प कितना है, वो कौन सी चीज़ों को काट सकता है, उसके जो पकड़ने का हैंडल है वो किस तरह का है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं जो कि रिसर्च के बाद हमें मज़ीद हमारे माइंड में जो वर्ड्स का, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइंड में आता है। और जब हम लिखने बैठते हैं तो जब तक हमने रिसर्च अच्छी नहीं की होगी तो हमारे माइंड में अगर अल्फाज मौजूद नहीं होंगे तो हम उनको अपने पेपर पर या कंटेंट के अंदर ला नहीं सकेंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है और अपने यूज़र को ये कन्विंस करना है कि मैंने आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स के इन ब्रांड्स को इन क्राइटेरियाज की बेस पर रिव्यू किया है, टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर हम अब यूज़र को साथ हमने एक और बात पे कन्विंस करना है कि ये वाली प्रोडक्ट थी, लेट्स सपोज फिशिंग रॉड है, हमने इस फिशिंग रॉड को इन फिशिंग रॉड को और इतने फिशिंग रॉड्स को, लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी 10 फिशिंग रॉड्स को और फलां फलां कंपनी के फिशिंग रॉड्स को हमने लिया और उनको टेस्ट किया और डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे टेस्ट किया। हम डीप जो वाटर की लेक थी वहाँ पे भी गए, जो डीप वाटर लेक नहीं थी वहाँ पे भी गए, और हम कयाक इस टाइप की कयाकिंग पे बैठ कर भी हमने उसको टेस्ट किया, और दूसरे किस्म की कयाक पे बैठ के भी हमने उसको टेस्ट किया। फिर इस वेदर में भी हमने टेस्ट किया, इस वेदर में भी टेस्ट किया। फिर हमने उसके ज़रिए बड़ी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। आप डिफरेंट सिनेरियो देखें, जो यूज़र है ना वो आप पे ट्रस्ट करके आया है, आपसे चीज़ों को समझना चाह रहा है। आपने उनको तमाम सिनेरियोज एक्सप्लेन करने हैं। शुरू के अंदर आप पहले पैराग्राफ के अंदर उसको ये कन्विंस करेंगे कि आपकी जो एक्चुअल रिसर्च है वो मैं आपके बिहाफ पर कर चुका हूँ, और आप जिन जिन बेसिस पर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हो मैंने उन तमाम सिनेरियोज को यूटिलाइज करके उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, और अब मैं आपको उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। बहरहाल ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन था कंटेंट राइटिंग का। हम ग्रेजुअली आगे डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे, और रिव्यू बेस्ड की जो कंटेंट राइटिंग है इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं करूँगा कि आपका जो ओवरऑल पेज होता है वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, और साथ हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स को कैसे लिखना है वो भी साथ साथ हम देखेंगे। थैंक यू। कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, जिसके अंदर नॉर्मली अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर पे भी जाएं और वहाँ पे राइटिंग के कैटेगरी में जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सब कैटेगरीज नज़र आएंगी जिनके अंदर कंटेंट की डिफरेंट टाइप्स मौजूद है, जिसके अंदर सबसे नुमाया आपको आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, इस तरह पॉडकास्ट राइटिंग, आप UI UX राइटिंग, इस तरीके से ईमेल राइटिंग, वीडियो कंटेंट राइटिंग और डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारा जो कोर्स है ये एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है तो हम सिर्फ एफिलिएट से रिलेटेड जो कंटेंट यूटिलाइज होता है उसको देखते हैं। एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं रिव्यू बेस्ड। रिव्यू कंटेंट के अंदर हम बेसिकली किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। जब सिंगल प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि हमने किस बेस पर इसको
टेस्ट किया, किन किन फीचर्स को टेस्ट किया और उसके साथ साथ उसको किन सिनेरियो से हमने गुजारा और साथ ही उसका जो एंड रिजल्ट मिला उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। इसी तरह मल्टीपल प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं उनके अंदर मेन चीज़ आती है कंपैरिजन। हम लेट्स सपोज 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनमें से डिक्लेयर कर रहे हैं कि बेस्ट कौन सी है। और जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज अनलाइकली नहीं देनी कि आप जस्ट डिक्लेयर कर दें कि एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये सबसे बेस्ट है। डेफिनेटली होता यूँ है, जो कंटेंट राइटर होते हैं वो एक ऐसी प्रोडक्ट को ज़्यादा वेटेज देते हैं जो महंगी होती है, जो बिकने वाली होती है और जहाँ से उन्हें ज़्यादा एफिलिएट कमीशन अर्न होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तो आपने साथ साथ ये भी देखना है कि आपका जो एंड यूज़र है उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो। आप उसको जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो अप टू मार्क हो और क्वालिटी की बेस पर ही वो टॉप कर रही हो आपकी लिस्ट के अंदर। सो इसी तरीके से प्रोडक्ट के जो कंपैरिजंस होते हैं वो भी डिफरेंट बेसिस पे होते हैं, डिफरेंट फीचर्स की बेस पर, उसके यूजेबिलिटी की बेस पर, ड्यूरेबिलिटी की बेस पर, और जिस तरह का भी प्रोडक्ट आप रिव्यू कर रहे हैं हर उस प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होंगे और कुछ यूज़ केसेस होंगे। हम उन तमाम यूज़ केसेस को यूज़ करते हुए उसको कंपेयर करते हैं और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को बेस्ट डिक्लेयर करते हैं और कुछ के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। प्रोज ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, और कॉन्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो खामियां हैं वो कौन कौन सी हैं। सो डेफिनेटली हमने प्रोज को ज़्यादा नुमाया करना होता है और कॉन्स को कम से कम रखना होता है। सो इसी तरीके से एफिलिएट कंटेंट राइटिंग के अंदर एक और टाइप आती है जिसको हम हाउ टू आर्टिकल्स कहते हैं। ये इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे रिव्यू बेस्ड तो नहीं होते, लेकिन जिस प्रोडक्ट को हम रिव्यू कर चुके हैं उससे रिलेटेड हाउ टूज की बेस भी होते हैं कि उनको हमने यूज़ किस तरीके से करना है। लेट्स सपोज अगर एक सिनेरियो आ जाए तो उस सिनेरियो के अंदर इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये हम बता सकते हैं, या इसके अंदर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ है ये हाउ टूज में बता सकते हैं, या उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये भी हम हाउ टू आर्टिकल के अंदर बता सकते हैं। सो ये एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की एक टाइप है, लेकिन इसको इंफॉर्मेटिव आर्टिकल राइटिंग आप कह सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बता सकते हैं, जैसे कि हम फिशिंग रॉड की बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ अ फिशिंग रॉड या हाउ टू यूज़ अ फिशिंग रॉड इफेक्टिवली, और इसी तरीके का हम पूरा एक ट्यूटोरियल बना दें कि स्टेप 1 में आपने ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, या ये हो जाए तो आपने इस सिनेरियो को बदल के ये करना है। तो इन तरीकों को हम यूटिलाइज करके जो ट्यूटोरियल बेस्ड अपनी कंटेंट राइटिंग है वो कर सकते हैं। सो इसके अंदर डिफरेंट गाइड्स आप लिख सकते हैं, लिस्टिकल्स मतलब लिस्ट टाइप आप कर सकते हैं, इसके अंदर ई बुक लिख सकते हैं, ईमेल्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग की जो स्किल्स हैं और अपने एफिलिएट लिंक्स को उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, और सिंपली ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो इसमें दूसरी वीडियोस भी एक कंटेंट टाइप है इसकी कि हम एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया एक वीडियो के अंदर, और वीडियो में ही हमने यूज़र को सजेस्ट किया कि हमारी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे हमारा एफिलिएट लिंक है, उस पर क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से चीज़ बाय कर लो। इसी तरीके से केस स्टडीज़ कि हमने कोई एक केस स्टडी शेयर कर दी और उसकी बेस पर हमने यूज़र को कहा कि आप अगर ये केस स्टडी फुल अपनी ईमेल में लेना चाहते हैं तो आप साइन अप करें, या उसको कोई भी हमने इंसेंटिव प्रॉमिस करके उससे जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो ले ली, या उसको सजेस्ट कर दिया कि आप इस वेबसाइट से जाके फ़लाँ चीज़ बाय कर सकते हैं, या एक फ्री चीज़ देकर उसके साथ एक पेड चीज़ अटैच कर दी जो कि हमारे एफिलिएट लिंक जिसके साथ एम्बेड हो, ताकि वो वहाँ पे अगर जाए तो वहाँ से वो चीज़ बाय करे तो हमें एफिलिएट का कमीशन मिल जाए। सो इसी तरह सोशल मीडिया कंटेंट, अगर आप लिंक्डइन पे बड़ी लेंथी पोस्ट लिखते हैं और लोगों को चीज़ें सजेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज कोई बुक हो सकती है, कोई कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऐसी मूवी हो सकती है, या कोई ऐसा पेड कंटेंट हो सकता है जिसका एफिलिएट का लिंक आप शेयर करें, या जैसे आपके वेब होस्टिंग बेच सकते हैं और वेब होस्टिंग का जो एफिलिएट लिंक है वो आप शेयर कर दें, उसके साथ साथ डिटेल्स लिख दें कि मैंने ये वेब होस्टिंग यूज़ की, मुझे ये फ़ायदा हुआ, इसकी स्पीड ऐसी है, इसके फीचर्स ये हैं, और या इसकी मुझे ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी लगी, इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, और उसके साथ ही आप एफिलिएट लिंक एम्बेड कर दें ताकि जो लोग वो चीज़ बाय करें उनका भी डेफिनेटली फ़ायदा हो, आपने क्वालिटी चीज़ उनको सजेस्ट की होगी और वहाँ से आपका एफिलिएट कमीशन भी बन जाए।
सो ये कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के कंटेंट की कुछ टाइप्स थी, और ये हम तकरीबन तमाम की तमाम जो कंटेंट राइटिंग की टाइप्स हैं वो हम अपने कंटेंट के अंदर यूटिलाइज कर रहे होंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। थैंक यू। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एफिलिएट कंटेंट राइटिंग में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप प्रोडक्ट के यूज़र हैं, आपने उस प्रोडक्ट को बाय किया, यूज़ किया, थॉरोली उसको टेस्ट किया, और देन अपनी फाइंडिंग्स कंटेंट के फॉर्म में अपने विजिटर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो गूगल भी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने वो प्रोडक्ट जिसका रिव्यू आप लिख रहे हैं आपने एक्चुअली खुद यूज़ की हो, टेस्ट की हो। तो आपने इंप्रेशन ये देना होता है कंटेंट राइटिंग करते वक्त कि आप उस प्रोडक्ट को थॉरोली टेस्ट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, और आपकी एक्चुअली आप उस प्रोडक्ट को, आपके ख्याल में ये रिव्यू बनता है। तो अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे जो पोटेंशियल कंपैटिटर्स हैं, और जो पोटेंशियल कंपैटिटर होता है वो आपका एक तरह से टीचर भी होता है, जो आप जिनकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है, उसने कंटेंट को किस तरीके से क्यूरेट किया है, और वो कंटेंट को उसका स्ट्रक्चर उसने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है। हम उन तमाम पॉइंट्स को देखेंगे और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। हमने गूगल पे जाना है और अपनी जो मेन निश है उसको गूगल पे सर्च करना है। इन आवर केस बेस्ट फिशिंग रॉड हमारी निश है, तो हमने इसको सर्च करना है, और साथ ही आपने जो मोज बार है उसको भी इनेबल कर लें, और इसके साथ ही जो ज़्यादा डीए की वेबसाइट्स हैं, बड़ी तगड़ी वेबसाइट्स हैं, उनके कंटेंट को हमने एक्चुअली एनालाइज करना है, और वहाँ से लर्न करना है कि एक अच्छा कंटेंट किस तरीके का होता है, और उन्होंने डेफिनेटली बेहतर कंटेंट लिखा हुआ है, तभी तो वो डिफरेंट और हाई डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं। सबसे पहले आउटडोर गियर लैब है, इसको हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए बेस्ट फिशिंग रॉड्स, उन्होंने टाइटल अपना बिल्कुल सिंपल सा दिया, बेस्ट फिशिंग रॉड्स। अब जो पहला पैराग्राफ है उसको आप ज़रा गौर से देखिए। आवर गियर एक्सपर्ट्स स्पेंट, और गियर एक्सपर्ट्स कौन से हैं? इन वेबसाइट के जो एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं। आवर गियर एक्सपर्ट्स स्पेंट मैनी डे लाइट आवर्स। अब अगेन इस बात पे गौर कीजिएगा, डे लाइट आवर्स, फिशिंग नॉर्मली डे लाइट में होती है, तो उसने डे लाइट आवर्स ही यूज़ किए हैं। टेस्टिंग फिशिंग रॉड्स, फिशिंग रॉड्स, अब मेन जो कीवर्ड है वो भी वहाँ पे आ गया। फ्रॉम ब्रांड्स लाइक, ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं। डिटरमिन विच रॉड्स आर द बेस्ट, ये देखने के लिए कि कौन सा रॉड्स बेस्ट है। तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं हमारी, वो मैं आपको बता दूं कि उसने डे लाइट आवर्स के अंदर टेस्ट किया है, और जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको यूज़ किया है यहाँ पे। देन ब्रांड्स का नाम यूज़ किया है, और देन रॉड्स का वर्ड वंस अगेन यूज़ किया है विदाउट मेन कीवर्ड। यहाँ से हमारी लर्निंग ये हुई कि आपने जो मेन कीवर्ड है उसको, अगर वो 2 लाइंस का पैराग्राफ है तो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना, एक आध बार ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसका जो दूसरा पैराग्राफ है जिसको मेन पैराग्राफ कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो रहा है रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग लिखते हैं वी आर गोइंग टू रिव्यू फ्ला 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 बेस्ट फिशिंग रॉड। उसने कुछ बेहतर और मॉडर्न आप कह सकते हैं वर्ड्स यूज़ किए हैं, रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे। वी अपना जिक्र किया, टुक एन इन डेप्थ लुक एट टूडेज मार्केट, बॉट 8 ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि एक तो उसने नंबर ऑफ स्पिनिंग रॉड्स का जिक्र किया है कि उसने एक्चुअली कितनी प्रोडक्ट्स बाय करके उनको टेस्ट किया। यहाँ पे वो एक भी कह सकता था मैंने एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया, लेकिन उसने एक से ज़्यादा का नाम लिया। इससे उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है कि उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को थॉरोली टेस्ट किया, लिहाजा इसकी जो फाइंडिंग है वो ज़्यादा रिलायबल हो सकती है। और साथ ही इसने बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स, अब मेन चीज़ थी बेस्ट फिशिंग रॉड, और इसने बेस्ट स्पिनिंग रॉड। अब मैं इसको गूगल करता हूँ और मैं इंटेंट देखता हूँ कि क्या इंटेंट सेम है या डिफरेंट है। इसकी इंटेंट डिफरेंट है। अब आप देख सकते हैं कि उसने स्पिनिंग रॉड और फिशिंग रॉड्स सेपरेट कीवर्ड्स थे, लेकिन वो चाह रहा है कि इसी आर्टिकल को मैं बेस्ट स्पिनिंग रॉड्स पे भी ऑप्टिमाइज करूं, ताकि ये मुझे अलग से एक आर्टिकल ना लिखना पड़े।
and tested each one for weeks to help you make the right choice when it comes to your next fishing rod. और यहाँ पे देखें कि उसने एक जो लेंथी पैराग्राफ था उसके अंदर फिशिंग रॉड का जो कीवर्ड था उसने एक बार फिर यूज किया, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरली एडजस्ट किया गया है। हमारे यहाँ जो कंटेंट राइटर्स हैं वो ज़्यादा गलती ये करते हैं कि वो एक एक कीवर्ड को ज़बरदस्ती उसके अंदर पुट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। आवर एक्सपर्ट्स अब टेस्टेड का वर्ड अब गूगल को ये बताने के लिए है कि हमने एक्चुअली प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट कहीं से देखा, रीड किया और यहाँ पे हमने लिख दिया, नहीं, वी एक्चुअली टेस्टेड द प्रोडक्ट्स। सो ये एक साइन है जो कि गूगल को बताता है, सर्च इंजन को स्पेशली बताता है कि हमने प्रोडक्ट्स को एक्चुअली टेस्ट किया है। द सिलेक्टेड फिशिंग रॉड्स इन अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट्स फ्रॉम बेज टू लेक्स टू रिवर्स। सो जहाँ पे फिशिंग रॉड की बात आएगी वहाँ पे डेफिनेटली पानी का जिक्र ज़रूर आएगा। जहाँ पे वो चीज़ यूज़ होती है उस चीज़ का जिक्र ज़रूर आएगा कि बेज में, लेक्स में, रिवर्स में वो चीज़ यूज़ होती है। सो यहाँ से जो उसका को रिलेशन है एक्चुअली जो आपका कीवर्ड है ना वो सराउंड करना चाहिए उससे रिलेटेड और उस जैसे कीवर्ड्स पर। इसकी मैं एग्जांपल आपको यूँ दूँ कि गूगल को कैसे पता चलता है कि एक आर्टिकल एप्पल, ये एक फ्रूट के बारे में बात हो रही है, या एप्पल वो जो आईफोन वाला जो कंपनी है उसके बारे में बात हो रही है। ये गूगल कैसे डिटरमिन करता है? एक्चुअली ये आपकी कंटेंट की सराउंडिंग से एनालाइज करता है कि ये कंटेंट किस चीज़ के मुतालिक है। जैसे अगर आप एप्पल आईफोन की बात करेंगे तो वहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे कि ये फ्रूट है या ये डिलीशियस हो सकता है या इस फ्रूट का टेस्ट कैसा होता है। वहाँ पे आप बात करेंगे मेमोरी की, रैम की, स्पेस की, कैमरा की। तो जो उसका सराउंडिंग टेक्स्ट है, कंटेंट है, उससे गूगल ये फाइंड आउट करेगा कि ये वाला जो आर्टिकल है ये एप्पल उस कंपनी के मुतालिक है। सो जहाँ पे एप्पल उस फ्रूट की बात होगी तो वहाँ पे हम टेस्ट की बात करेंगे, वहाँ पे हम ट्रीज की बात करेंगे, वहाँ पे हम उससे रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी बात करेंगे। सो ये जो सराउंडिंग कंटेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक टाइम होता था जब कीवर्ड स्टफिंग से काम चल जाता था, मतलब आप अपने कीवर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते थे अपने कंटेंट के अंदर और वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता था, गूगल उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता था और अच्छे से रैंक करता था। लेकिन अब गूगल और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद इतना स्मार्ट हो चुका है कि गूगल आपके कंटेंट के अंदर मौजूद चीज़ों को सेंस कर लेता है। सो जो सराउंडिंग जो कीवर्ड्स हैं या टेक्स्ट है उसका भी आपने ख्याल करना है कि वो आपके मेन कीवर्ड्स को कीवर्ड से रिलेट करते हों। सो वी मेड डिटेल्ड नोट्स ऑन हाउ ईच परफॉर्म्ड इन मैट्रिक्स लाइक फीचर्स, वर्सेटैलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। सो यहाँ पे उसने 3 फीचर्स बता दिए जिनकी बेस पर उसने इनको टेस्ट किया। सो वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ सुपीरियर क्वालिटी और एक्सेप्शनल वैल्यू और हैंड्स ऑन इवैल्यूएशंस विल हेल्प यू चूज द परफेक्ट फिशिंग रॉड। सो यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा लेंथी पैराग्राफ था तो इसके अंदर तकरीबन उसने 3 बार अपने जो मेन कीवर्ड है उसको यूज किया। सो इसके फौरन बाद जो हमारा मेन जो पैराग्राफ है उसके फौरन बाद उसने डिक्लेयर कर दिया कि बेस्ट चीज कौन सी है। देखें अब जो यूजर है वो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के लिए है, वो चाह रहा है कि इसमें से मैं चूज करूं कि बेस्ट वन प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है। सो इसने पहले ही बता दिया कि बेस्ट ओवरऑल फिशिंग रॉड कौन सी है, क्रॉक्स ट्रम्फ ट्रैवल। सो ये वाली जो फिशिंग रॉड है ये उसने बेस्ट कह दी, एडिटर्स चॉइस कह दी। और अगर बाय करना चाहते हो तो यहाँ से सी इट्स पे क्लिक करोगे और ये डेफिनेटली उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से बाय करेंगे, और अगर हम बाय करेंगे तो इस वेबसाइट के ओनर को उसका कमीशन मिलेगा। अच्छा, साथ ही आप देख लें कि इसने 2 चीज़ों को मेन फीचर के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया है, लेंथ टेस्टेड 6x6 एंड कास्टिंग वेट, वो भी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और साथ ही आप देख लें ये जो प्लस का साइन है ये प्रोज को शो करता है और ये जो नेगेटिव का साइन है ये कॉन्स को। सो प्रोज उसने बताया कि इसकी फील जो है वो बहुत एक्सीलेंट है, ग्रेट कास्टिंग है, पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। और इसका जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि स्लाइटली डिफिकल्ट टू टेक अपार्ट। सो इसको मतलब कि अलग अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, आप जब इस तरह के रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना आप उसमें एक चीज़ नोट करेंगे
कि जो कॉन्स होंगे वो मतलब होम्योपैथिक टाइप होंगे। वो अगर कोई उनसे ये नहीं करेगा कि वो प्रोडक्ट ना ले, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। सो कॉन्स के बारे में भी आपने ये याद रखना है कि ये बहुत सीरियस मैटर नहीं देना जिसको आप बेस्ट डिक्लेयर करें। अगर आपने एक चीज़ को बेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसका कॉन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पढ़ के वो बंदा उस चीज़ को लेने से इनकार कर दे, क्योंकि आप खुद उसको बेस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और फिर कौन भी आप उसका बड़ा सीरियस किस्म का दे देंगे तो ये कंट्रोडिक्शन आ जाएगी आपकी अपनी ही बात के अंदर। अच्छा, सो अगले पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट राइटर है वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट की डिटेल शो करवा रहा है, डिटेल में बात कर रहा है। सो द टॉप स्पॉट इन आवर रिव्यूज गोज टू दिस वन, फिशिंग रॉड, ड्यू टू इट्स विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्सेटैलिटी, फीचर्स एंड बैलेंस। सो अगेन आप फीचर्स की बात होगी, फीचर्स की। देखिए हमारे यहाँ कंटेंट राइटिंग और जो बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वो करते हैं कि वो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ही कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और इस तरह की मतलब जो बातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो टू द पॉइंट है, जो एक्चुअल जो टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं उनका जिक्र कम होता है। सो हमने अपने टॉप कंपेटिटर से जो चीज़ें सीख रहे हैं उनमें से ये भी है कि उसने बिल्कुल टू द पॉइंट रहा है और उसने उन चीज़ों का जिक्र किया है जो चीज़ें बायर को कन्विंस कर सकें कि ये वाली चीज़ इन बेसिस पर लेनी चाहिए या इस बेस पर नहीं लेनी चाहिए। द ग्रेट फील ऑफ दिस रॉड अलाउड अस टू सेंस, अब ये देखिए अलाउड अस मतलब हमारा जिक्र हो रहा है, मेरा जिक्र हो रहा है, जो बंदा उस चीज़ को टेस्ट कर रहा है उसका जिक्र हो रहा है। सो अलाउड अस भी उसने इसलिए यूज़ किया ताकि उससे एक समझ लें कि एक रिलायबिलिटी का एक मैसेज जाए कि हमने इस चीज़ को टेस्ट किया हुआ है और ये हमारी टेस्ट की गई चीज़ की फाइंडिंग है। सो अलाउड अस टू सेंस द टीनिएस्ट बाइट्स एंड ईजिली सेट द हुक। सो अगेन देखें, सेट द हुक किस चीज़ का होगा? फिशिंग रॉड का होगा। टीनिएस्ट बाइट्स ये भी फिशिंग रॉड से रिलेटेड ही वर्ड होगा। तो आप देख लें कि सराउंडिंग टेक्स्ट आपके मेन कीवर्ड के इर्द गिर्द ही घूमेगा, वहां से बार बात नहीं जाएगी। सो दिस रॉड कास्ट फर्दर एंड विद मोर एक्यूरेसी देन अदर मॉडल्स इन आवर टेस्ट। इट इज ऑल्सो पोर्टेबल। जो बंदा फिशिंग रॉड ले रहा है उसको पहली चीज क्या होगी कि यार मैं इसको यहां से वहां पे मूव करना चाहूं तो क्या इसको मूव करना आसान है या डिफिकल्ट है? सो वो डेफिनेटली ये चाहेगा कि चीज पोर्टेबल हो, ऐसा ना हो कि एक जगह फिक्स हो जाए वहां से उसको दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो। तो यहाँ पे वो उस खसूसियत का जिक्र कर रहा है कि इट इज ऑल्सो पोर्टेबल, आप इसको वहां पे लेके जा सकते हैं। ब्रेकिंग इनटू 4 पीसेस, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ताकि अगर आपकी गाड़ी छोटी है या आप इसको कहीं पे जाके मूव करना है तो वो पीसेस को आप कंबाइन करके छोटा करके आप कहीं पे भी मूव कर सकें। और इसी तरह पैकिंग इनटू अ ट्रैवल केस। सो दूसरी चीज परेशानी वाली कौन सी बात होती है कि यार इसको मैं वहां तक लेके कैसे जाऊंगा? तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास ट्रैवल केस है तो इसको आप उसके अंदर भी रख सकते हैं और लेके जा सकते हैं। अगेन बात टेक्निकलिटीज पर ही घूम रही है, इधर उधर अभी तक नहीं गई। सो विच इज अ बिग प्लस फॉर दोज हु लाइक टू ट्रैवल विद देयर रॉड्स। अब उसने उन लोगों को भी एड्रेस कर दिया जो ट्रैवल करेंगे। अब डेफिनेटली कोई बंदा घर में बैठ के तो फिशिंग नहीं करेगा, उसे ट्रैवल करना पड़ेगा। सो ये वो यहाँ पे वो लोग भी एड्रेस हो गए जो उन रॉड्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। द कॉर्क कंपोजिशन ऑफ द हैंडल offered a comfortable feel in hand and allowed for notable balance. No question, the Saint Croix is an unmistakably high quality product. So इन बेसिस पे उसने ये डिफाइन कर दिया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और आपको ये चीज लेनी चाहिए। अच्छा, सो व्हाट इज द कैच? टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट हैव मैनी ग्राइप्स विद दिस रॉड. Disassembling and reassembling it definitely isn't as intuitive as some of other contenders. So यहाँ पे वो उसका अब उसने देखें, अब ये माइंड गेम है। अब यहाँ तक जो बायर कन्विंस होना था यहाँ तक हो चुका होगा और यहाँ पे जाके वो बाय कर लेगा। अब जो बंदा यहाँ से भी आगे पढ़ते पढ़ते निकल गया, इट मीन्स कि उसको वो चीज़ या उसकी खसूसियात पसंद नहीं आई। अब वो एंड में बता रहा है कि इसको डिसअसेंबल करना, रीअसेंबल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था जैसे इसके बाकी कंपेटिटर्स हैं। सो रिकमेंडेशन बाकी भी वो देने को तैयार है। सो अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि बेस्ट टेलीस्कोपिंग रॉड।
सो उसको भी उसने ये टेलीस्पिन जो है इसको डिफाइन कर दिया और इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये बेस्ट वन है, बेस्ट टेलीस्कोपिंग रॉड। सो यहाँ पे अगेन लेंथ और वेट ये दो मेन एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पर कोई भी ये डिसीजन लेता है कि कौन सी फिशिंग रॉड लेनी है नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पे अब हम एक नए समझ लें कंटेंट राइटर हैं और हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ ही आएगी कि लेंथ ही ज़्यादा मैटर करती है या वेट ही ज़्यादा मैटर करता है या कोई और चीज़ भी मैटर करता है। तो ये हमें पता चलेगा उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को जाके उन पे रिसर्च करने से, और वो रिसर्च हम स्टार्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज से कि जहाँ पे वो फिशिंग रॉड सेल हो रही है और जो फिशिंग रॉड बहुत ज़्यादा सेल हुई है उसके जाके हम रिव्यूज़ पढ़ेंगे। रिव्यूज़ के अंदर कुछ लोगों ने डेफिनेटली वो दिल की भड़ास निकाली होती है कि ये इस वजह से अच्छी नहीं है, और कुछ लोगों ने उसको बड़ी डिटेल के अंदर अप्रिशिएट किया होता है कि हमने ये चीज़ बाय की, इसका हमें ये फ़ायदा हुआ, इसके अंदर ये फीचर्स थे, इसको कैरी करना आसान था, इसको लेके जाना आसान था, ये छोटे से केस में आ जाती है एंड ऑल दैट। सो वहाँ से जो रिव्यू करने वाले बार बार एक ही या दो फीचर्स का जिक्र कर रहे होंगे, इट मीन्स कि वो दो फीचर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनका जिक्र ही हम यहाँ करेंगे। तो ये डिसीजन भी हमने रिव्यू करने वालों से लेना है कि यहाँ पे वो कौन सी चीज़ है जिसका जिक्र हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन जाएगा। अच्छा, तो अभी देखते हैं कि अब उसके प्रोज क्या दिए हैं उसने। हाईली पोर्टेबल, अगेन उसको टॉप पे रखा है कि इसको मूव कराना आसान है। एक्सीलेंट सेंसिटिविटी, इम्प्रेसिव कास्टिंग, और इसका नेगेटिव क्या है, लैक ऑफ फीचर्स। सो अगेन you have to go to far lengths at times to find fish, so having a rod that travels well pays off. We found that is exactly shine this fishing rod stores down to a minimum size of 110 extends all the way up to 610 rod. So again उसके फीचर वगैरह बता रहा है, और मज़ीद भी इसी तरीके से तीसरी प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को उसने अलग अलग तरीके से प्रॉपरली रिव्यू किया है ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से उसकी प्रोडक्ट पे क्लिक करें और वहाँ से जाएं, बाय करें, ताकि उसको एफिलिएट कमीशन मिले और जो प्रोडक्ट लेने वाला है उसको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल सके। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के बाद अगर आप एंड पे देखेंगे तो अब वो अपने बारे में बता रहे हैं। वाई यू शुड ट्रस्ट अस, आप हमारे रिव्यू पे एतमाद क्यों करें। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये भी है कि हम चाहते हैं कि हम रिव्यू तो लिखें बड़ा ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्टाइल, और देन हम परेशान भी होते हैं कि यार गूगल ना हमें रैंकिंग नहीं दे रहा। सो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि गूगल चाहता है कि रिव्यू वो लिखे जिसने प्रोडक्ट बाय की हो। सो बेहतर है कि आप भी प्रोडक्ट बाय करें, जिस जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रॉपर बाय करें, टेस्ट करें, अच्छी तरीके से उसको खंगालें और देन उसके बारे में रिव्यू दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हमें उन लोगों की ओपिनियन पर रिलाय करना पड़ेगा जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी बाय करके टेस्ट कर चुके हैं, और वो हमें अमेज़ॉन के रिव्यू सेक्शन से मिल सकते हैं या इस तरह के डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़ने से मिल सकते हैं, यूट्यूब पे उसके बारे में डिफरेंट वीडियोस देखने से मिल सकते हैं, ताकि हमें उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और हमारे माइंड में जो वर्ड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि हम जब लिखने बैठें तो हमारा जो फ्लो है वो ना टूटे। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखी होगी वो है फ्लो, रब्त, कनेक्शन। एक जो पैराग्राफ एंड हो रहा है दूसरा भी उसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक के अंदर कोई और बात हो रही है दूसरे के अंदर कोई और बात हो रही है, या एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट लाइंस में बात इधर उधर निकल जाती है। ये भी आपने देखा होगा कि जो रब्त होता है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे कंटेंट राइटर्स में, जो देसी कंटेंट राइटर्स होते हैं उनके अंदर, कि वो रब्त का ख्याल नहीं करते, वो चीज़ों को इधर उधर ले जाने में शायद कंफर्टेबल फील होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई यू शुड ट्रस्ट अस। कहते जी किट स्मिथ, अब उसने नाम दिया कि किसने, कौन इस रिव्यू करने वाले प्रोसेस को हेड कर रहा था, किट स्मिथ। अब आप भी ज़रूरी है कि अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे। आप माइकल हैं, आप जॉर्डन हैं, आप किट हैं, आप स्मिथ हैं, कोई भी हैं, तो यहाँ पे आपने बताया कि आवर लीड रिव्यूअर हैज़ बीन फिशिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब फिशिंग रॉड के बारे में कौन लिख सकता है जिसने खुद फिशिंग कर रखी हो, वरना एक आम बंदे को पहली दफ़ा जाके तो आइडिया नहीं होगा। सो वो कहता है कि ये बंदा एक्चुअली फिशिंग करने वाला है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा फिशिंग की है,
तो ये बेस्ट चॉइस है जो मैं बताया कि बेस्ट फिशिंग रॉड कौन सी है. सो ही ग्रू अप फिशिंग फॉर सैल्मन एंड इन द सैन फ्रांसिस्को बे एंड इन द नियर बाय पैसिफिक ओशन. ही ऑल्सो स्पेंड टाइम फिशिंग स्ट्रीम्स एंड लेक्स इन बियर वैली. अब यहाँ पे देखें अगेन, अब वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर रहा है कि किन किन एरियाज में उसने फिशिंग कर रखी है, ताकि उस बात को ना वो पक्की हो जाए एक बात कि यार यस, इस बंदे ने एक्चुअली प्रोडक्ट टेस्ट की है और वो प्रोडक्ट टेस्ट करने की अहलियत भी रखता था. तो यहाँ पे देखें कि अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए कितना फार जाना पड़ता है एक आम राइटर को. सो when it came to testing, June Lake, California, Jackson Hole, flan, served as prime proving grounds. Our lead tester fished from shorelines and boats to determine how each rod performed in different environments. Dozens of fish were hooked in the process of testing these rods, helping us decipher key performance differences between each product and all that. बहरहाल यहाँ पे वो ये शो करवा रहा है कि भाई हम ही वो लोग हैं जिनकी बात आपको सुननी चाहिए. अच्छा, एक्चुअली ये देखिए, कंटेंट दो किस्म के लोगों के लिए हम बनाते हैं, मतलब दो किस्म के एलिमेंट्स के लिए बनाते हैं. एक तो हम बनाते हैं गूगल के लिए और साथ यूजर्स के लिए. गूगल क्या कहता है कि मेरे लिए कंटेंट ना बनाओ, यूजर के लिए बनाओ जिसमें यूजर का फायदा हो. लेकिन हमने गूगल को भी इस बात की समझने की जस्टिफिकेशन देनी है कि यस, हमने प्रोडक्ट ली, हमने प्रोडक्ट को टेस्ट किया और हमारी अपनी ये क्रेडिबिलिटी है. तो आप अगर जो यूज़र भेजोगे हम उनको अच्छी राय दे सकते हैं, वो राय सही एक चीज़ों पर मुश्तमिल होगी. सो एनालिसिस एंड टेस्ट रिजल्ट्स, बैलेंस, फील, फीचर्स, कंस्ट्रक्शन, versatility, portability were the 5 metrics we used during field testing. We lay out each below and highlight some top performers in each area. So balance and feel इसकी बेस पर टेस्ट किया, फीचर्स की बेस पे टेस्ट किया एंड ऑल दैट. और कंस्ट्रक्शन क्या है जी, वाइल दिस इजंट द मोस्ट एक्साइटिंग मेट्रिक, कंस्ट्रक्शन की बेस पे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, वर्सटैलिटी की बेस पे, पोर्टेबिलिटी की बेस पे, और इसी तरह उसने एंड में कंक्लूजन दे दी अपनी. सो सेलेक्टिंग द राइट फिशिंग रॉड पुट्स द ऑड्स मोर इन योर फेवर. योर पर्सनल फिशिंग स्टाइल इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. सो एंड में उसने नाम भी दे दिया किट समित, जिसका पहले जिक्र हो रहा था. सो अब आप देख लो कि एक जो वेबसाइट जो टॉप पे रैंक कर रही है, उसने कितना थॉरोली फिशिंग रॉड्स को आफ्टर टेस्टिंग बकौल उसके यहाँ पे उसने लिस्ट डाउन किया और हर प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स, प्रोज, कॉन्स, उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ थी वो सारी टेस्ट करने के बाद और एंड में ये भी दिया कि मैंने इनको किन किन चीज़ों की बेस पे टेस्ट किया है, पोर्टेबिलिटी की बेस पे, यूजेबिलिटी की बेस पे, एंड ऑल दैट उसने कंक्लूड करके दे दिया कि यार मेरे लिहाज से इन सारे चीज़ों की बेस पे चेक करने के बाद ये वाली प्रोडक्ट टॉप पे होनी चाहिए, ये सेकंड पे होनी चाहिए, ये थर्ड पे होनी चाहिए. सेकंड हमारा पोटेंशियल कंपेटिटर, ये वेबसाइट हो सकती है बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील्स कॉम्बोज फॉर 2022. अच्छा, यहाँ पे इसने एक और काम किया, यहाँ से हमें एक और आइडिया मिलता है. उसने पहले ही एक टेबल बना दी और उस टेबल के अंदर बता दिया कि बेस्ट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो ये है, बेस्ट फॉर सॉल्ट वाटर वो ये है, बेस्ट फॉर फ्लाई फिशिंग वो ये है. अब अगर जो यूज़र आ रहा है, विजिटर आ रहा है, उसने यहीं पे डिसीजन लेना है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, जाके बाय करे एंड उसका जर्नी फिनिश. हमें अफिलिएट कमीशन मिल गया, उसको प्रोडक्ट मिल गई, जो प्रोडक्ट बेचने वाला था उसकी प्रोडक्ट बिक गई. सो विन विन फॉर एवरीवन. लेकिन अगर स्टिल वो बंदा कन्विंस नहीं है तो फिर मजीद उसने बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ों को राइट डाउन किया. सो इसने स्टार्ट कहाँ से किया, फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज पहला ही अपना जो मेन कीवर्ड था उसने पहले नंबर पे ही शुरू में ही यूज़ कर लिया. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड इनटू द आउटडोर्स, पिक आउट अ गुड कॉम्बो and you are ready to go. But for those who have never been fishing, walking into a sporting goods store and find the right setup can be overwhelming and confusing. तो कह रहे कि ये एक confusing मरला हो सकता है कि आप डायरेक्टली एक स्पोर्ट्स स्टोर पे जाएं और उनको कहें यार फिशिंग रॉड दे दो. उससे पहले आपको रिसर्च है वो कंप्लीट करनी चाहिए. सो बेस्ट ओवरऑल उसने ये डिक्लेयर कर दी, बेस्ट फॉर सॉल्ट वाटर, बेस्ट फॉर सर्फ फिशिंग, बेस्ट फॉर बेट कास्टिंग, बेस्ट फॉर फ्लाई फिशिंग, और उसने सारा कुछ कर दिया. और देन उसने बताया कि मैंने इन चीज़ों की बेस पर ये डिसीजन लिया है, और देन वो एक एक प्रोडक्ट को उसी तरीके से
रिव्यू कर रहा है और उसकी जो फाइंडिंग है वो एंड में शेयर कर रहा है। तो जब आप कंटेंट राइटिंग करेंगे तो रिसर्च मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने अपने कम से कम 10 कंपैटिटर्स को थॉरोली और इन डेप्थ पढ़ना है, उन अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने माइंड में इकट्ठा करना है और जब आप लिखने बैठेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, तो तब आपका जो अल्फाज का वो ज़ख़ीरा है जो आपने अपने पोटेंशियल कंपैटिटर से पिक किया था, वो आपके काम आएगा। सो ये था थोड़ा-सा जर्नी एफिलिएट कंटेंट राइटिंग का। सी यू। दोस्तों, अभी हम चंद ऐसे टूल्स का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो कंटेंट राइटिंग की जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है गूगल डॉक्स। नॉर्मली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में एडिटिंग करते हैं या लिखते हैं, तो उससे आपका डेटा लॉस हो सकता है। अगर अचानक आपकी बैटरी एंड हो गई, अगर लाइट चली गई या कुछ भी मिसहैप हो, तो आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। सेकंड, वो आपको रियल टाइम जो ग्रामर चेक है या स्पेलिंग चेक है, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नॉर्मली नहीं करता। तो बेहतर ये है कि आप क्लाउड बेस्ड जो गूगल डॉक्स है वो यूज़ करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप मल्टीपल कोलैबोरेटर्स हैं, एक ही डॉक्यूमेंट पर अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो सबके पास रियल टाइम अपडेट्स जा रही होंगी। वो आप अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या अगर आप किसी फ्रीलांसर से काम करवा रहे हैं अपने लिए, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि क्या वो बंदा खुद टाइप कर रहा है, कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं से पेस्ट करके उसको एडिट तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे वर्ड काउंट आ रहा होता है कि कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं, और हमारे आर्टिकल की जो लेंथ है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने वर्ड्स ऑलरेडी लिखे गए, इतने मज़ीद प्रोडक्ट्स अगर हम उसके बारे में लिखेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स हो सकते हैं हमारे आर्टिकल के अंदर। तो बेहतर है आप गूगल डॉक्स यूज़ करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत सारी परेशानियों से भी आप बच सकेंगे। और ये क्लाउड बेस्ड है, ऑनलाइन सेव हो जाता है, आपके जीमेल के साथ अटैच होता है, और आप जब भी चाहें किसी के भी साथ चाहें बगैर डाउनलोड किए इसको शेयर कर सकते हैं। सेकंड, कंटेंट राइटिंग में एक बहुत बड़ा मसला आता है ग्रामर का। क्योंकि हम नेटिव राइटर्स नहीं हैं, इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है, तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, ख़ासकर ग्रामर को लेकर। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसका नाम है ग्रामरली। ग्रामरली एक पेड टूल है, लेकिन इसकी फ्री एक्सटेंशन है जो कि लिमिटेड यूज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इसका पोटेंशियल एक अल्टरनेटिव है वो है जिंजर सॉफ्टवेयर। इन दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, आपके ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे आपको रियल टाइम पता चलता है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका ग्रामर के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पंक्चुएशन के अंदर तो मिस्टेक नहीं है, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इस तरह की जो कॉमन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं हमारी ग्रामर के अंदर, उनको ये आइडेंटिफाई करता है, और ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि उनको करेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ग्रामरली या जिंजर दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने राइटिंग के एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं। इसके बाद बारी आती है कि हमारा कंटेंट कितना एक प्लेजरिज्म फ्री है। देखें, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि हमें कॉपी करके कहीं से टेक्स्ट वो पेस्ट करके दे दिया जाए। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट और ये कॉपी पेस्ट कंटेंट एक बहुत बड़ा मसला है। अगर आप एज अ राइटर भी इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो कि चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो इंटरनेट पर मौजूद दूसरी राइटिंग के साथ मैच ना हो, ताकि प्लेजरिज्म फ्री रहे, तो इसके लिए आप कॉपीस्केप एक ऑनलाइन टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे भी एक स्ट्रॉन्गर टूल है क्यू टेक्स्ट, डेफिनेटली वो भी पेड है, वो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके जो प्लेजरिज्म के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प होगी। सो इन टूल्स की मदद से आप अपने कंटेंट राइटिंग के एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंटेंट राइटिंग के मामले में जो आपके कंपेटिटर्स हैं, ये जो कंपेटिटर्स हो सकते हैं मुस्तकबिल में, वो आपके बेहतरीन उस्ताद साबित भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मेन कीवर्ड को गूगल में टाइप करना है, और जो भी सर्प पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो पहला पेज होता है गूगल सर्च का, उस पे जो रिजल्ट्स आए उनको एक एक करके अलग टैब में ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने उनकी क्वालिटी को, कंटेंट की क्वालिटी को
एनालाइज करना है और देखना है कि उन्होंने किस हद तक अपने कंटेंट के अंदर टेक्निकलिटीज़ यूज़ की हुई हैं, वर्ड की चॉइस उनकी कैसी है, उनके कंटेंट का फ्लो कैसे है, उनकी ग्रामर कितनी एक स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरीके से इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इस तरह की क्वालिटी टेक्निकली भी और ग्रामेटिकली भी आपने थॉरोली एनालाइज करनी है और वहाँ से देखना है कि आप उससे भी मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि आपका कंटेंट उनके कंटेंट को आउट परफॉर्म करने के काबिल हो सके। इसके साथ साथ आपने देखना है कि जिन प्रोडक्ट्स को आपके कंपेटिटर्स ने रिव्यू किया है उस रिव्यू की क्वालिटी क्या है, क्या उन्होंने वाकई वो प्रोडक्ट यूज़ करके टेस्ट करके और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है या जस्ट कहीं से पढ़ के उसको रीराइट कर दिया है। ये सब कुछ देखने का मकसद ये है कि हम भी उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने जा रहे होंगे तो हम अपने कंपेटिटर के बारे में जितना अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, हमें आइडिया होगा, उतना ही बेहतर हम उससे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसके प्रोडक्ट के रिव्यू को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, उसने किन किन फीचर्स को एज अ मेन फीचर चूज़ किया हुआ है, उसने अपने प्रोडक्ट की जो रिव्यू है उसको किस बेस पर डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो फीचर्स हैं, उनको कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या उसने उनके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एक प्रोडक्ट की जो अच्छाइयाँ होती हैं या एक प्रोडक्ट के जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उनको उसने कितने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आपने भी आइडिया लेना है कि आप उससे मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं ताकि आप अपने कंपेटिटर को आउट रैंक कर सकें। सो नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कंपैरिजन का टेबल। सो हमने अपने कंपेटिटर के पेज पर यह भी एनालाइज करना है कि उसने कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया है और किस बेस पर कंपेयर किया है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जिनको उसने कंपैरिजन के दौरान मद्देनज़र रखा। और हमने क्या करना है, हमने उन प्रोडक्ट को जाके, अगर वो अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स हैं तो हम अमेज़ॉन के इंडिविजुअल पेज पे जाएंगे, उन प्रोडक्ट को थॉरोली वंस अगेन रीड आउट करेंगे, देन बॉटम सेक्शन में उसके रिव्यू सेक्शन में जाएंगे और लोगों के उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ जो होंगे उनको पढ़ेंगे ताकि एक प्रोडक्ट की जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितनी भी बेहतर उसकी बातें हैं, वो हमारे माइंड में आ जाएं और हम जब लिखने बैठें कंटेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा मवाद, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़ख़ीरा अल्फाज है वो हमारे माइंड में मौजूद हो। अपने कंपेटिटर के कंटेंट की लेंथ को भी एनालाइज करना है। देखें, जो डिफरेंट डिशेस की जो कंटेंट लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको थोड़े से अल्फाज के अंदर बेहतर एक्सप्लेन किया जा सकता हो, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं जिनको थॉरोली एक्सप्लेन करने में शायद आपके 5000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना पड़ जाए। सो आपने अपने कंपेटिटर्स की कंटेंट की लेंथ को भी जज करना है और कोशिश करनी है कि आपके कंटेंट की लेंथ उससे ज़्यादा हो अगर उसने उसको थॉरोली एक्सप्लेन किया हुआ है। डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि हम गूगल की नज़र में एक ट्रस्टवर्दी, एक अथॉरिटी साइट बनकर उभरें ताकि गूगल हमें रैंक करे और हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। थैंक यू। अपने कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड स्टफिंग की अब इजाज़त बिल्कुल नहीं है। गूगल इतना स्मार्ट है कि वो डिफरेंट स्टफिंग के स्टाइल्स को जज कर लेता है और उसकी बेस पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है और डेफिनेटली ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करने से ज़्यादा रैंकिंग आपको अब नहीं मिलने वाली। तो अब हमने अपने मेन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किस तरीके से करना है, तो इसमें काम आती हैं हमारी मेन कीवर्ड की वेरिएशंस। एफिलिएट कंटेंट की जो मेन कीवर्ड की वेरिएशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट हर निच में ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर्स जो कि हो सकते हैं बेस्ट, टॉप, वर्सेस या बजटेड या अफोर्डेबल या इस तरीके के डिफरेंट वर्ड्स। सो हर जगह पे हम ये यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारा कीवर्ड है बेस्ट फिशिंग रॉड तो हम हर जगह पे बेस्ट फिशिंग रॉड यूज़ नहीं करेंगे। हम कहीं यूज़ करेंगे टॉप फिशिंग पोल या फलां ब्रांड की प्रोडक्ट वर्सेस उस ब्रांड की प्रोडक्ट, तो यहाँ पे वर्सेस आएगा ताकि उनका कंपैरिजन शो हो। अगर हम कहीं पे कोई बजटेड वर्जन ऑफ फिशिंग रॉड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अफोर्डेबल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मेन कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ विद डिफरेंट मॉडिफायर्स। तो इस तरीके से आपने अपने कंटेंट को कीवर्ड रिच करना है,
डायरेक्टली मेन कीवर्ड जगह जगह पे यूज़ नहीं करना, ताकि आप कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड कर सकें। सो ये तो कुछ जनरल सी वेरिएशंस हैं जो कि हर नीच में ऑलमोस्ट एफिलिएट की हर नीच में सेम रहेंगी। अब मज़ीद अगर आप डिफरेंट नीचेस को ट्राई कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद इसी तरह की वेरिएशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी वेरिएशंस ऑफ मेन कीवर्ड। आई होप कि आपका जो आर्टिकल है वो अब कीवर्ड रिच भी रहेगा विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर कंटेंट। सो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं फेसबुक पे और पूछते हैं कि सर हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है क्योंकि हमें सर्च कंसोल में इम्प्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स इतने नहीं आ रहे, तो इसका क्या सलूशन है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा मसला जो उनकी वेबसाइट में नज़र आता है एनालाइज करने पर, वो होता है कि उन्होंने अपने टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया होता। सो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने कंपेटिटर्स के मेटा टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और साथ ही यूआरएल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे आपका सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव हो सके। सो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीटीआर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि सीटीआर बेसिकली होता क्या है। देखें, किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट कहीं पे रैंक कर रही है, लेट्स सपोज 9th नंबर पे है नीचे, और जब एक बंदा वो कीवर्ड सर्च करेगा और आपकी वेबसाइट उसके सामने अपेयर होगी तो वो एक इम्प्रेशन काउंट हो गया। जब तक वो उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचता तो वो क्लिक शुमार नहीं होगा, वो सिर्फ एक इम्प्रेशन शुमार होगा। सो लेट्स सपोज 100 लोगों ने आपकी वेबसाइट को सिर्फ व्यू किया सर्प के अंदर और उनमें से 30 लोग एक्चुअली आपकी वेबसाइट तक पहुंचे, तो आपका सीटीआर नॉर्मली होगा 30%। तो दैट्स वेरी ह्यूज एक्चुअली। तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, जो कि एक्चुअली गूगल सर्च में अपीयर होनी होती हैं, उनको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना है ताकि जो भी यूज़र सर्च कर रहा हो उसकी पहली नज़र आपकी वेबसाइट पर जाए और वहाँ से क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पर लैंड करे और आपका इस तरीके से सीटीआर भी इंप्रूव हो। और एक बात याद रखें कि वेबसाइट का जो सीटीआर होता है वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी। सो चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है और उनके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स और दूसरी डिफरेंट जो एसईओ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना है ताकि हम वहाँ से आइडिया लें और उन चीज़ों को एनालाइज करके उससे बेहतर वर्जन अपना लॉन्च कर सकें। सो इसके लिए आपने एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन, आपने इसको अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप इस एक्सटेंशन को पिन कर लें। सो ये पिन करने के बाद आपने जाना है गूगल पे और अपना जो कीवर्ड है वो टाइप करना है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक एक करके वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। यहाँ से मैं उस एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ जो मैंने अभी इंस्टॉल की थी, डिटेल्ड एसईओ। सो उसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ गया, बेस्ट फिशिंग रॉड्स। अच्छा, ये आपको साथ ये भी बता देती है कि 27 करैक्टर्स पर ये मुश्तमिल है, जो कि गलत है। सो बेस्ट फिशिंग रॉड्स सिर्फ इसने मेटा टाइटल दिया और साथ ही अपनी अपनी जो डोमेन है उसका नाम दे दिया। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि रेडी टू हॉल इन द कैच ऑफ द डे, जो उसका पहला पैराग्राफ था ये वाला, उसी को ही उसने एज ए डिस्क्रिप्शन यूज़ किया हुआ है। और साथ ही यूआरएल, अच्छा यूआरएल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपने सिंपली पोस्ट जो है उसको एज ए यूआरएल सेट नहीं कर देना, आपने प्रॉपर देखना है कि जिस कैटेगरी में आपका आर्टिकल फॉल कर रहा है उस कैटेगरी के अगेंस्ट ही आपका यूआरएल बने। अब यहाँ पे आप देख लो कि इस वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे उसने अपनी डोमेन स्लैश टॉपिक्स और साथ ही कैटेगरी कैंपिंग एंड हाइकिंग एंड देन बेस्ट फिशिंग रॉड। तो यहाँ पे आप प्रॉपर यूआरएल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसने कैटेगरी और कैटेगरी के आगे स्लैश के साथ अपने जो पोस्ट का यूआरएल है वो दिया है। सो यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरीके से सेट करना है ये हम जब वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस के अंदर तो उसमें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा कि आपने परमालिंक स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है। सो अब यहाँ पे हमें एक तो आइडिया ये मिला कि सिर्फ बेस्ट फिशिंग रॉड्स ही सेट कर दें। सेकंड मैं देखता हूँ
बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज ऑफ 2022 फील्ड एंड स्ट्रीम। सो फील्ड एंड स्ट्रीम इस वेबसाइट ने अपना जो नाम है, अपनी जो ब्रांडिंग है वो भी साथ की हुई है, और उससे पहले जो टाइटल दिया है वो है बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज। सो यहाँ से हमें पता चला कि बेस्ट फिशिंग रॉड भी हो गया और साथ रील कॉम्बोज, इन दोनों कीवर्ड्स को उसने एक ही आर्टिकल में कवर करने की कोशिश की है। सो दैट्स वेरी फाइन। सो दूसरा आइडिया हमें मिल गया कि हमने इन दो कीवर्ड्स को यूज़ करना है और साथ ईयर भी लिखना है। इसके साथ साथ मैं एक और चूज़ करता हूँ, ये अमेज़ॉन था, इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि उसकी इंटेंट और है। सो यहाँ पे CNN मेरे पास आया और इसका है बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड पोल्स। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे गौरतलब है, वो ये है कि जो टॉप अथॉरिटी साइट्स होती हैं ना, वो अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अपने टाइटल को उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करें जैसे हम एज अ न्यू भी ऑप्टिमाइज़ करें। सो जैसे आपने देखा कि पहले नंबर पर आने वाली वेबसाइट का जो टाइटल है सिर्फ बेस्ट फिशिंग रॉड है। सो शॉर्टर है लेकिन हम इसको मज़ीद इन्हांस करेंगे। अच्छा, CNN का आप देख लेते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड पोल्स। सो हमें अब पता चला फिशिंग रॉड, रील कॉम्बो एंड पोल्स, ये तीनों एक ही पेज पर रैंक होने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके मेटा टाइटल हैं। अगेन हम जाते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड ब्रांड्स इन 2022, द 6 बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील्स ऑफ 2021। सो यहाँ से अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ कि मैं अपने जो पोस्ट का टाइटल है वो कैसे बनाऊंगा, तो वो इसके डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं नंबर डालूंगा। नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप 8 प्रोडक्ट्स को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो 8 डाल दें, अगर 12 कर रहे हैं तो 12 डाल दें। सर ये इट्स अप टू यू। 8 बेस्ट फिशिंग या टॉप 8 फिशिंग रॉड्स या बेस्ट साथ लगा दें, इट्स अप टू यू। फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज 2022। सो इस तरीके से मैंने अपने कीवर्ड्स भी इसमें यूज़ कर लिए और साथ फिशिंग रॉड भी और रील कॉम्बोज भी और उसके साथ ईयर भी लगा लिया। अगर मैं मज़ीद इसको ऑप्टिमाइज़ करने जाऊं तो मैं यहाँ पे मंथ भी लगा सकता हूँ। लेट्स सपोज जून 2023 अगर चल रहा है तो इस सिनेरियो में ये करना होगा कि आपको हर महीने अपना टाइटल चेंज करना होगा। इस काम को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑटोमेशन की तरफ जा नहीं रहे। तो इस बात का आपने रिमाइंडर सेट करके रखना है कि जब नया मंथ आए तो आपका टाइटल उसी मंथ के हिसाब से चेंज हो जाए ताकि वो ऑब्सोलीट ना दिखे। सो आप सिंपली टॉप को हटा के बेस्ट फिशिंग रॉड्स, पोल्स एंड रील कॉम्बोज भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन तीनों की इंटेंट में एक ही आर्टिकल के अंदर कवर करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे भी मेरा एक काम हो सकता है। बेस्ट फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बोज, सो यहाँ पे आप डैश लगा दें या पाइप का साइन लगा दें ताकि उसको मेन टाइटल से सेपरेट हो जाए, और साथ अपनी वेबसाइट का जो ब्रांड आपके डोमेन का नाम है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने अपने ही कंपेटिटर से आइडियाज़ लेके एक टाइटल जो कि ऑप्टिमाइज टाइटल है वो लिखने में मैं कामयाब हुआ। जैसे यहाँ लेकिन द 10 बेस्ट फिशिंग रॉड्स, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स। सो इट्स अप टू मी। तो इसी तरीके से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखें। द बेस्ट फिशिंग पोल्स अलाउज यू टू कैच अ वैरायटी ऑफ फिश नो मैटर योर स्किल्स लेवल। वी रिसर्च द टॉप पिक्स टू टेक योर नेक्स्ट फिशिंग ट्रिप। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि वो एक फ्लो में हो, एक बात हो रही हो। पहले होता था कि हम ज़बरदस्ती वहाँ पे कीवर्ड्स को पुट करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन अब गूगल स्मार्ट है, वो ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि हमारा लिखा हुआ ही ऑनर करे, वो अपना भी इसको रीजनरेट कर सकता है। सो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड यूज़ करना है और उसको एक फ्लो में लिखना है जो कि एक शॉर्ट सा पैराग्राफ हो सकता है 2 लाइन्स का। सो इस तरीके से हम अपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को सेट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि हम अपने कंपेटिटर्स का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है जिसको हम अभी देख रहे थे उसको कैसे एनालाइज करना है। तो आप इसी डिटेल्ड एसईओ की एक्सटेंशन से यूआरएल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि जिस तरह इस वेबसाइट ने सिंपली स्लैश लगा के बेस्ट फिशिंग पोल्स और आगे उसने अपने आर्टिकल का जो आईडी है वो लगा दिया।
इस काम के लिए आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग, जो कि आपको 500 यूआरएल्स हैं वो फ्री में एनालाइज करने की फैसिलिटी देता है। डेफिनेटली उसके बाद आप उसका पेड वर्जन बाय करके मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू स्पाई योर कंपैटिटर्स फॉर मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस। सी यू। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब गूगल सिर्फ इस बात पे किसी वेबसाइट को रैंकिंग दिया करता था कि उस वेबसाइट ने जिन कीवर्ड्स पर वो रैंक करना चाहती है कितनी बार अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है। तो समटाइम्स लोग दर्जनों बार एक कीवर्ड को यूज़ करते थे और समटाइम्स ये तादाद सैकड़ों बार पर भी पहुंच जाती थी कि एक बंदे ने अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, लेट्स सपोज अपनी मिसाल पर ही वापस आते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे, तो वो अपने वेबसाइट पर सैकड़ों बार बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड स्प्रेड कर देता था और गूगल उस तादाद को देखकर किसी वेबसाइट को रैंक कर दिया करता था। लेकिन इसके बाद जब गूगल स्मार्ट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आम हुआ, तो देन गूगल ने ये रियलाइज़ किया कि अब सिर्फ मैं कीवर्ड्स की बेस पर किसी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकता। डेफिनेटली अब भी रैंक करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड इंटेंट समेत मौजूद हो, लेकिन अब गूगल उस चीज़ को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर हमने एक कीवर्ड को बार बार अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर स्प्रेड किया हुआ है तो यहाँ पे एक इशू राइज होता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तब रेज होता है जब हम मल्टीपल आर्टिकल्स को सेम कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। सो अगर आप के 5 पेजेस हैं लेट्स सपोज और वो सारे पेजेस compete कर रहे हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे रैंक होने के लिए, तो ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को रेज करेगा। हमने इसको अवॉइड किस तरह करना है? हमने मेक श्योर करना है कि हम एक आर्टिकल को एक ही मेन कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हों और उसी के लिए हम रेस लगा रहे हों कि उस कीवर्ड पर हमने गूगल के अंदर रैंक करना है। अगर हम मल्टीपल पेजेस को सेम कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश करेंगे तो इशू रेज होगा। अगर 2 पेजेस हैं और 2 पेजेस पर हमने बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेफली? देखें, आपका जो मेन कीवर्ड है लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग रॉड, उसके लिए एक ही आर्टिकल ऑप्टिमाइज रहेगा, आप मल्टीपल पेजेस को उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि अगर हमने किसी दूसरे पेज पर जिक्र करना है बेस्ट फिशिंग रॉड का तो क्या हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? तो इसमें अब आपने ये करना है कि वहाँ पर बेस्ट फिशिंग रॉड का अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा बार यूज़ ना हो और वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो। इसमें एक और आप काम क्या कर सकते हैं कि उसकी इंटरलिंकिंग के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर दें। लेट्स सपोज पेज ए बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और पेज बी बेस्ट किसी और चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अगर पेज बी के लिए बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना अपने कंटेंट के अंदर ज़रूरी है, जो कि हो सकता है कोई इतना बड़ा इसको सर पे भी सवार नहीं कर लेना कि आप बिल्कुल वर्ड यूज़ ना करें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो बेस्ट फिशिंग रॉड का जो वर्ड है वो लिंक करे मेन पेज जो कि बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है। इंटरलिंकिंग को इम्प्रूव करके हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका है कि हम उस कीवर्ड को चेंज कर दें और हम उससे कोई बेहतर वेरिएशन यूज़ करें ताकि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू से अवॉइड कर सके। इन दी एंड वन आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है एक कीवर्ड के लिए या उसी की डिफरेंट वेरिएशंस के लिए, मल्टीपल पेजेस सेम कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश आपने नहीं करनी, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज हो सकता है। इसमें एक और बात का भी ख्याल रखना है कि तमाम कीवर्ड्स पर तमाम कीवर्ड्स को मिक्सअप नहीं करना। मेक श्योर करें कि हर पेज डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स के लिए अलग अलग से ऑप्टिमाइज्ड हो, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आएगा और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जितना वो डिज़र्व करती है। आपने सर्च इंजन के बॉट्स को कंफ्यूज नहीं करना कि आप कौन सा कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या जिस पर रैंक दूसरा पेज किसी और कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। आपने क्लियर पिक्चर गूगल को देनी है। अच्छा, अब आप चेक किस तरह कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू ऑलरेडी आ तो नहीं रहा? तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल सर्च यूज़ करना है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर तो आप साइट ऑपरेटर यूज़ करें, साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखें, स्पेस दें और
कीवर्ड लिख दें। लेट्स सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट है बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए मेरे मल्टीपल पेजेस तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे उस कीवर्ड पर रैंक होने के लिए, तो मैं सिंपली साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल स्पेस दूंगा और बेस्ट फिशिंग रॉड लिखूंगा। और पहले पेज पर जो मेरे पेजेस अपेयर होंगे उनमें मैं देखूंगा कि कहीं पर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तो नहीं है और उसमें प्रायोरिटाइज एक ही कंटेंट हो रहा हो। अच्छा, ये इशू कब रेज होता है? ये नॉर्मली ये नॉर्मल वेबसाइट्स पर भी रेज हो सकता है कि आपने 2 साल पहले एक कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखा और फिर एक हफ्ता पहले उसी कीवर्ड पर आपने एक और आर्टिकल लिख दिया। तो नॉर्मली कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज होगा कि 2 पेजेस, एक जो आपने 2 साल पहले लिखा था और एक आपने लेटेस्ट लिखा, वो दोनों compete कर रहे होंगे सेम कीवर्ड पर रैंक होने के लिए। तो इस ज़िम्न में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप दोनों आर्टिकल्स को मर्ज कर दें। जो ऑब्सोलीट डेटा है, जो कि पास्ट में होने की वजह से ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको रिमूव कर दें और दोनों को कंबाइन करके एक ही आर्टिकल में कवर करें ताकि मल्टीपल पेजेस ना बने और आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को मिटिगेट कर सकें। थैंक यू। सो ये टॉपिक हमारे गुज़श्ता टॉपिक से किसी न किसी तौर पर लिंक्ड है। देखें, एक टाइम होता था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक टाइम होता था कि आप बस कीवर्ड्स की भरमार कर देते थे अपनी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाया करती थी। सो एक आर्टिकल पर कीवर्ड्स की भरमार कर देना कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है कि आपका जो एक कीवर्ड है उसको बार बार आप एक ही आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी जिसको गूगल अब लाइक नहीं करता। यस, एक टाइम था जब कीवर्ड की बेस पर ही रैंकिंग मिला करती थी और कितनी बार कीवर्ड यूज़ किया है उसकी बेस पर रैंकिंग मिला करती थी। यस, ऐसा टाइम भी मौजूद रहा है हिस्ट्री में। तो अब आपने इसको अवॉइड किस तरह करना है? आपने कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सो अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे अपने आर्टिकल को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए या उसकी वेरिएशन के लिए? तो वर्ड वेरिएशन जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे एक्शन में आएगी और आपने एक कीवर्ड को एग्जैक्टली उस कीवर्ड को यूज़ करने की बजाय उसकी डिफरेंट वेरिएशंस और उससे जो चीज़ें लिंक्ड हैं वो अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करनी है। एक एग्जांपल मैंने दी थी, आपको याद होगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि एक आर्टिकल एप्पल जो कंपनी है उसके मुतालिक है या एप्पल जो फ्रूट है उसके मुतालिक है। तो गूगल को भी आपके जो कंटेंट की सराउंडिंग टेक्स्ट है उसके ज़रिए पता चलता है जो आपके कीवर्ड को सराउंड कर रहे होते हैं। मतलब अगर रैम का जिक्र हो रहा है, कैमरे का जिक्र हो रहा है, अगर स्टॉक्स का जिक्र हो रहा है, तो डेफिनेटली एप्पल की जो कंपनी है उसके बारे में है। अगर कहीं पे फ्रूट का जिक्र हो रहा है या टेस्ट का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि वो फ्रूट वाले एप्पल की बात हो रही है। तो हमने गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करनी है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो एक्चुअली किस चीज़ से मुतालिक है और आपने इसको किस कीवर्ड पर रैंक करना है। इस बारे में आपने बिल्कुल क्लियर सी पिक्चर जो है ना गूगल को दिखानी है। अच्छा, अब यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग का सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आप एक कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू योस्ट, एक एसईओ का प्लगइन है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होता है स्पेशली वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में। उसके अकॉर्डिंगली जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो तकरीबन 0.5 से 2% या समटाइम्स 2.5% भी चली जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एवरी 100 वर्ड्स आपका जो मेन कीवर्ड है वो एक दफ़ा यूज़ होगा तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी 1% होगी। अगर आप उसको 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली 2% हो जाएगी। सो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो 1% भी आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो तो 10 बार आपका कीवर्ड यूज़ हो सकता है, जो कि स्टिल आई थिंक ज़्यादा है। अगर आप एग्जैक्ट अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस दें, उसके डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ अपना कीवर्ड यूज़ करें, डिफरेंट आप उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको यूज़ करें ताकि कीवर्ड स्टफिंग का जो इशू है वो रेज ना हो और आपका आर्टिकल उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज भी हो जाए। सो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग इज ऑब्सोलीट ना हो। अब आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको बड़ा स्मार्टली इंटीग्रेट करना है अपने एग्जिस्टिंग आर्टिकल
अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर, ताकि वो ये फील ना दे कि किसी ने ज़बरदस्ती सर्च इंजन्स को ट्रिक करने की खातिर कीवर्ड को ज़बरदस्ती ऐसे घुसेड़ने की कोशिश की है। सो आपने अवॉइड करना है और कीवर्ड डेंसिटी का भी ख़ास ख्याल करना है।